अल्लाह अज़्ज़ व जल की रिजा की खातिर इल्म दीन हासिल करूंगा, सीख कर दूसरों तक नेकी की दावत पहुंचाऊंगा, खास खास बातें लिखूंगा, अव्वल ता आखिर देखूंगा। रसूले पाक की दुखियारी उम्मत पर इनायत कर, मरीजों गमज़दों आफत नसीबों पर करम मौला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हर बुध को होने वाला सिलसिला मदनी क्लिनिक का ये बहुत ही प्यारा सिलसिला मदनी क्लिनिक लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर हाजिर हैं। आइए सबसे पहले दुरूद पाक की फ़ज़ीलत सुनते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल के महबूब दाना ग़ुयूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान रहमत निशान है, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह अज़्ज़ व जल उस पर 10 रहमतें भेजता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रत सैयदना जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम से नमाज पढ़ने, ज़कात देने और हर मुसलमान की खैर ख्वाही करने पर बैत की। आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि हर फ़र्द इस्लाम की खैर ख्वाही यानी भलाई चाहना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल ख़ुद को मुसलमानों के खैर ख्वाहों में खपाने और सवाब कमाने के मुक़द्दस जज्बे के तहत अल्हम्दुलिल्लाह और इसके साथ साथ सेहतमंद रहने के हवाले से चंद मदनी फूल जो है हर दफ़ा, बल्कि ये पूरा सिलसिला ही इसी हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह इसी नीयत से मुसलमानों के खैर ख्वाही की नीयत से अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जो है पेश किया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी डॉक्टर साहिबान हमारे साथ मौजूद हैं और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जोड़ों के दर्द के हवाले से पिछली बार भी ये सिलसिले का मौजू था। इसमें डॉक्टर साहिबान ने मुख्तलिफ जो है हमें एहतियातें, इसके मुख्तलिफ मामलात से आगाही अता फ़रमाई थी और हमने रूहानी इलाज भी, कुछ घरेलू इलाज भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सुनने की सआदत हासिल की थी। तो एक बार फिर जो है आइए हम इस हवाले से मज़ीद जो इसके कुछ पहलू बाकी थे, इस हवाले से हम डॉक्टर साहब से मालूमात लेते हैं कि आज जो है हमें किस हवाले से जो है मज़ीद आगाही फरमाएंगे। जी डॉक्टर साहब। मदनी चैनल के नाज़रीन, गुज़िश्ता सिलसिले में हमने जो टॉपिक रखा था वो था जोड़ों का दर्द। जोड़ों के हवाले से अगर मदनी चैनल के ऊपर अभी हमारे कोई नए सामीन नज़र आ रहे हैं, देख रहे हैं इनको, तो उनके लिए एक छोटा सा ब्रीफली हम बताते चलें कि जोड़ जो है हमारे जिस्म जो बना हुआ है वो तमाम जोड़ों की बुनियाद के ऊपर बना हुआ है। हड्डियों पे मुख्तलिफ जगहों पे जोड़ हैं और वो जोड़ की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर आप उनकी ख्याल नहीं करेंगे, जोड़ एक तरह से समझ लेंगे बुनियाद है आपके जिस्म के खड़े होने की, आपके जिस्म के ताकतवर होने की। जोड़ बेसिकली बुनियाद है। अगर वो बुनियाद ही आपकी कमज़ोर पड़ जाती है तो आपका जिस्म किस पोजीशन में आ जाता है, जिनको तकलीफ़ होती है उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो उसी को आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम दोबारा से छोटा सा लेके चलेंगे। इसमें एक जो जोड़ है, बेसिकली पहले हम आपको जोड़ की एक छोटी सी एनिमेशन दिखा देते हैं कि नी जॉइंट का अगर जोड़ की एनिमेशन है आपके पास तो वो चला दीजिए ज़रा। तो वो हम एक नॉर्मल जो जोड़ होता है और उसके आगे पीछे जो चीज़ें होती हैं हम छोटा सा ब्रीफली आपको बताते हुए चलते हैं कि किस किस्म का होता है। जोड़ दो हड्डियों के जोड़ मिलने को जो एरिया होता है उसको बेसिकली जोड़ कहा जाता है। अब उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद होती हैं जिसमें आपकी टेंडेंस यानी कि आपके जो मिलाप कर रहे होते हैं हड्डियों के साथ, उसका एक तरह का धागा जिसको आम ज़बान में कह सकते हैं, आसान ज़बान में समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो उसको टाइट करके रखता है, एक वो होता है। दूसरा
मसल्स गोश्त वो उसको टाइट करके रखते होते हैं। तीसरे जो एक जोड़ के दरमियान एक शीट होती है। डॉक्टर साहब ये जो जोड़ होता है इसकी हिफाजत के लिए, जैसे अभी आपने बयान फरमाया घुटने के जोड़ के बारे में, तो कौन कौन सी ऐसी बेहतियातियाँ हो सकती हैं जिसकी वजह से घुटने में तकलीफ हो जाती है, जैसे नॉर्मल यंग पेशेंट भी है उसको? देखें, एक अगर नॉर्मल हालात में अगर आप देखते हैं तो जोड़ों की तकलीफ उमूमन ज़्यादातर जो है ना आफ्टर 30 ईयर्स 30 साल के बाद ही उमूमन ज़्यादातर पैदा होती है, जिसमें मुख्तलिफ वजूहात आती हैं, जिसमें खाने पीने की वजह से जैसे कैल्शियम की कमी होती है, विटामिन डी की कमी होती है, उसकी वजह से ये तकलीफ होती है। दूसरा फैक्टर्स जो आता है ना उमूमन ख़वातीन के अंदर होता है कि वो मोर देन 50 ईयर्स 50 साल से ऊपर चले जाती है तो उनमें वो जोड़ों की तकलीफ ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाती है। इसी तरह अगर आप बच्चों में अगर लेते हैं तो बच्चों में भी ये जोड़ों की तकलीफ होती है, लेकिन उनमें भी ये समझ लें ग़िज़ाई मामलात ऐसे होते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। जैसे बच्चों की खुराक उमूमी तौर पे डॉक्टर ज़माना बेहतर नहीं है। वो जैसे बच्चों के अंदर कभी पाँव टेढ़े भी हो जाते हैं, ये किस वजह से हो जाते हैं? देखें, वो 2-3 रीजंस होती हैं। एक तो वो पैदाइशी नुक्स होता है ना, उसको तो टेलीपेस कहते हैं, तो वो उसकी वजह से वो जो आपके विटामिन डी डेफिशिएंसी वगैरह हो जाती है, उसमें भी टेढ़ापन आ जाता है, वो ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है बेसिकली। और एक जो पैदाइशी नुक्स होता है पाँव टेढ़े होने का, वो एक अलग फैक्टर होता है, उसके अंदर अलग बीमारी होती है कि आपके जो मसल्स होते हैं वो आपके प्रॉपर तरीके से, यानी कि पट्टे जो आपके पाँव को सीधा रखते हैं वो प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, बन नहीं पाते हैं सही तरीके से, तो फिर उसको बाद में जाके उसको ठीक किया जा सकता है। उसमें 2-3 तरीक़ेकार होते हैं। उसमें जो है ना कास्ट लगाई जाती है, यानी कि प्लास्टर लगाया जाता है कुछ अरसे के लिए, और उसके बाद अगर वो सेटल हो जाते हैं ठीक है, नहीं होता तो फिर उसकी सर्जरी की जाती है, उससे वो सेटल हो जाते हैं। दूसरी जो आप बता रहे हैं कि पाँव टेढ़े वगैरह हो जाते हैं, वो बेसिकली ऑस्टियोमलेशिया यानी कि कैल्शियम वगैरह या जिसमें किसी चीज़ की कमी हो, मैग्नीशियम हो या विटामिन डी वगैरह, इनकी डेफिशिएंसी वगैरह हो जाती है। बच्चों के अंदर ये जैसे विटामिन डी डेफिशिएंसी वगैरह हुई हुई है, तो क्या विटामिन डी बच्चों में बड़ों में क्या मुस्तकिल लेना चाहिए? देखें, फी ज़माना अगर हम अपने इसको देखते हैं, लाइफस्टाइल को देखते हैं, तो उस लाइफस्टाइल के अंदर जो हम लोग खाते पीते हैं, खुराक है हमारी, उसके अंदर विटामिन डी की मिकदार बहुत कम है। यानी कि आप ये देखें कि बाकी तो तमाम चीज़ें, क्योंकि हम लोग गोश्त वगैरह के ऊपर ज़्यादा लोगों का रुझान होता है ज़्यादातर, तो आप उससे प्रोटीन तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन आपको जो हड्डियों की मजबूती के लिए बेसिकली चीज़ होती है वो कैल्शियम और विटामिन डी होती है, वो बहुत कम मिकदार में आपको वहाँ से हासिल कर पाते हैं या दूसरी चीज़ों से हासिल कर पाते हैं। अब उसका वाहिद ज़रिया हमारे पास यही होता है कि या तो हम अपनी खुराक के ज़रिए उसको पूरा करें, और अपने खुराक का जो जदवल है इस तरह का बनाएं कि आपके वो तमाम की तमाम ज़रूरियात आपको पूरी हो सकें। और ये नहीं है कि वो उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको खर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके अंदर नॉर्मल डाइट जो खाना पीना होता है उसी को आप रद्दोबदल करके सेटल करके अपनी ये रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। दूसरा तरीका फिर आपकी सप्लीमेंट्स होते हैं कि आपके बाज़ार में अद्वियात होती हैं, कैल्शियम की हैं और इसकी विटामिन डी की हैं, इसमें इंजेक्शंस और टैबलेट्स वगैरह सब मिलती हैं, उससे पूरा कर सकते हैं। लेकिन उस नौबत तक आए क्यों कि आपको उस अद्वियात की ज़रूरत पड़े। आपको जब कुदरती तौर पे वो चीज़ अवेलेबल है और उससे कई गुना सस्ती अवेलेबल है और विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट अवेलेबल है, तो हम उसको क्यों नहीं अवेल करते। तीसरी जो बेहतरीन चीज़ है जो इस पर हम कई दफ़ा कह चुके हैं, वो है सूरज की रोशनी। अच्छा, कि आप सूरज की रोशनी से भी जो है ना, बेसिकली देखें ना, विटामिन डी आपकी ग्रोथ होती कहाँ है विटामिन डी की, बेसिकली हम लोग लेते ही स्किन से हैं, ठीक है ना, मेजोरिटी जो है स्किन से आती है। अब आप जो सूरज की शुआएं होती है एक बेस्ट सोर्स होती है विटामिन डी के लिए ना। अच्छा, वो अगर आप वो ले लेते हैं तो आप अच्छी खासी विटामिन डी आपकी बॉडी के अंदर आ जाती है। अगर आप 20 से 30 मिनट तक धूप में एक्सपोजर हो जाता है तो उसमें अच्छी खासी विटामिन डी आपको मौजूद मिल जाती है, जिसकी वजह से आपके हड्डियों की प्रॉब्लम बेहतर हो सकती है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो जैसे बड़े जॉइंट जो होते हैं, जैसे नी जॉइंट होता है, एल्बो जॉइंट यानी घुटने का जॉइंट और ये कोहनी के जॉइंट, इनके अंदर जैसे नॉर्मली अमूमन कार्टिलेज यानी डिस्क वगैरह होती है, तो कौन सी ऐसी वजूहत होती है, जैसे कैल्शियम की कमी हो गई, विटामिन डी की कमी हो गई, हड्डी भी कमज़ोर हो गई, तो कोई मूवमेंट वगैरह ऐसी होती है या बद परहेजी होती है ऐसी जिसकी वजह से ये डिस्क खत्म होती है तो फिर जॉइंट एक दूसरे से मिल रहे होते हैं? देखिए, इसमें 2-3 चीजें होती हैं। अब जैसे वो पेशेंट जिनके हो चुका है पेन, हो ही चुका ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसमें 2-3 चीजें होती हैं। एक तो एज फैक्टर जो है ना वो बड़ा कॉमन होता है कि एज, आपकी उम्र इस स्टेज पे आ गई है कि वो नेचुरली तौर पे ये चीज डेवलप हो गई है। दूसरी चीज जो है ना, आपका वजन बड़ा काउंट करता है इस चीज के ऊपर कि आपका वजन कितना है। अगर आप ओवरवेट हैं तो वो भी आपको नुकसान दे सकते हैं।
तीसरी चीज़ आपकी फैमिली हिस्ट्री भी आ जाती है कि उसकी वजह से भी आपको जो है ना ये आपको इसके खतरे के दायरे में मौजूद होते हैं आप ये। और चौथी चीज़ है ट्रॉमा, यानी कि अगर कोई चोट वगैरह आपको पुरानी ऐसी लग जाए जो डैमेज कर जाती है, अंदर कैप्सूल वगैरह को डैमेज कर गई, जो आगे जाके आपको प्रॉब्लम करना शुरू कर देता है, उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। जो मेन जो पॉजिटिव एजेंट हैं जिसको आप जमान में ऑस्टियोआर्थराइटिस की यही बनेंगे मेनली, ज्यादातर यही वजूहत होती है जिसकी वजह से। डॉक्टर साहब इसमें एक तो होता है जैसे यंग एज है, बच्चे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, अब उनको टांग में दर्द हो रहा है, मूवमेंट वगैरह पे भी दर्द हो रहा होता है, तो ये इसको भी जोड़कर दर्द बोलेंगे या ये कुछ और चीज है? देखिए, टांग में दर्द होना और जोड़ में दर्द होना दो अलग चीज है ना। टांग में तो आप थोड़ी वजाहत करने से, जोड़ खालिस जोड़ में दर्द हो तो उसकी क्या अलामतें हैं, और जैसे टांग में दर्द हो रहा है या गोश में दर्द हो रहा है तो उसकी क्या अलामतें होंगी? देखें, जो आपके जोड़ हैं, अगर आप लोअर लिम्स की तरफ जाते हैं यानी पैरों की टांगों की तरफ जाते हैं, तो टांग में आपके बेसिकली जो मेन बड़े जोड़ नजर आते हैं वो 3 जोड़ नजर आते हैं। हिप जॉइंट यानी कि आपकी कमर वाला जोड़, दूसरा घुटने का जोड़, तीसरा टखने का जोड़। मेन बड़े 3 जोड़ ये नजर आते हैं। उसके बाद आगे जाते हैं तो आपको छोटे छोटे जोड़ बहुत सारे मिलते हैं जो उंगलियों के दरमियान होते हैं, लेकिन मेन जोड़ आपके ये होते हैं जो बहुत ज्यादा एक्टिव काम कर रहे होते हैं। पूरी बॉडी का लोड आपकी इसी, बॉडी का सारा वजन इन्हीं जोड़, पूरी बॉडी का वजन इसी के ऊपर होता है आपका, तो उसको आपने केयर करनी होती है। ये तो आ गया जोड़। अब इस जोड़ के साथ टांग में दूसरे हिस्से भी मौजूद है जिनको आप गोश्त कह सकते हैं, पट्ठे कह सकते हैं, रान हो गए, पिंडलियां हो गई हैं, रगें चल रही होती हैं और आपके पट्ठे चल रहे होते हैं, और शीट्स होती हैं बीच के अंदर, बारीक बारीक जो झिल्लियां होती हैं वो भी चल रही होती हैं। अब सपोज किसी को ट्रॉमा, चोट लग गई है, किसी को चोट लग गई है लेकिन वो उसको चला बिल्कुल नहीं जा रहा और सूजन भी हो गई। आम कॉन्सेप्ट ये होता है हमारे यहाँ कि अगर पैर में चोट लग गई या कहीं पे भी खुदा न खासा चोट लग जाती है और वहां पे बहुत ज्यादा सूजन हो जाती है, तो पहला सोच ये आती है कि फ्रैक्चर तो नहीं हो गया। ठीक है, अब ये इंतहाई एक पॉजिटिव चीज नजर आती है उसके अंदर, कि फ्रैक्चर के अंदर ये चीज होती है, पॉजिटिव होती है उसके अंदर, लेकिन आप उसी को नहीं बना लेते कि इसकी वजह से फ्रैक्चर होगा। आप डॉक्टर से रुजू कर लें, डॉक्टर से रुजू करके उनसे मशवरा ले लें। वो अगर आपको गाइड करते हैं हाँ एक्सरे की तरफ जाएं, तो आप एक्सरे करवाएं। उसकी रीजन ये है कि एक्सरे के अपने ज़ाहिरी नुकसान बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा। क्योंकि आप एक्सरे से ठीक ठाक आपको बॉडी को नुकसान पहुंचता है। और मॉडर्न स्टडीज भी यही कहती है कि एक्सरे है, MRI है, या जो भी चीजें हैं, इनको मतलब आखिरी उस पे आप स्टेज पे लेके जाएं, अनटिल अनलेस आपको कोई एक आपका ऑथेंटिक डॉक्टर उसका मशवरा नहीं चेकअप ना कर ले, पहले चेकअप कर ले, ऑथेंटिक डॉक्टर आपको उसको एडवाइस करता है, फिर आप उसकी तरफ जाएं, ना कि अपनी मर्जी से इस चीज को कराएं। उससे आपकी बॉडी को नुकसान हो सकता है। तो जब आप उस पर ये 2 चीजें आपकी डिफ्रेंसिएशन आ गई। अब जब किसी भी बच्चे को दर्द होता है, कहते हैं टांग में दर्द हो रहा है, आप उससे सवाल पूछें कहाँ दर्द हो रहा है, तो वो आपको पॉइंट करके बताएगा कहाँ दर्द हो रहा है। हाथ रखेगा, या तो वो गोश्त पे हाथ रखेगा या हड्डी पे हाथ रखेगा, 2 जगह पे रखेगा ना हाथ। अब हड्डियों पे अगर हाथ रखेगा तो वो तो जोड़ पे रखेगा, ज्यादातर जोड़ पे रखेगा, और अगर कहीं और रखेगा तो बच्चों में उमूमी तौर पे पिंडलियों में दर्द ज्यादा होता है। ये ज्यादा खेलने में स्ट्रेस होता है, भागना दौड़ना बहुत ज्यादा होता है। जी बिल्कुल, क्योंकि खुराक इतनी अच्छी नहीं होती है, बच्चों की पानी की इतनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाते हैं, तो उनमें क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम आती है बच्चों के अंदर के पैरों में दर्द हो जाता है। तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपने डॉक्टर से रुजू करके कोई भी दवा, उसमें पेन किलर वगैरह यूज किए जा सकते हैं, अगर उसको कोई हड्डी की प्रॉब्लम नहीं है तो। ये भी डिफ्रेंसिएशन जो है, ये भी जो फर्क जो है आपको आपका डॉक्टर ही बताएगा कि उसको हड्डी का दर्द हो रहा है या गोश्त का दर्द। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी हवाले से जैसे मोरे होते हैं, जैसे अभी आपने बयान फरमाया जोड़, जॉइंट, घुटने का, इसी तरह मोरे भी होते हैं, वर्टिब्रे होते हैं, उसकी भी कुछ एनिमेशन मौजूद है, वो देख ले तो फिर उसके हवाले से भी इंशाल्लाह मजीद डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसमें एक एनिमेशन मोरों की है, चलें दिखा दीजिए। अच्छा, इसमें ऐसा होता है कि मोहरों के हवाले से जो आप बात कर रहे थे, अब जैसे ये स्क्रीन पे मोहरें आ गई हैं, ये बेसिकली स्पाइन है, हड्डी, रीढ़ की हड्डी जिसको आप कह सकते हैं ना। ये अब जैसे ये आपके गर्दन के मोहरे हैं जी, सही। अब ये दिखाते जाएंगे आगे। ये गर्दन भी जो आपकी सपोर्ट हुई हुई होती है, उसके अंदर भी मोहरे होते हैं, सर्वाइकल स्पाइन कहलाते हैं ये।
बेसिकली ये जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं रीढ़ की हड्डी, ये मुख्तलिफ हड्डियों का बेसिकली एक मजमुआ नज़र आ रहा है जो तकरीबन 32 के करीब होते हैं, और इसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे ऊपर आपको दिखाए थे एक गर्दन के मोहरे थे जिसको सर्वाइकल स्पाइन कहते हैं, ये जो अभी आपको दिखाया था ये बेसिकली थोरेसिक स्पाइन यानी कि सीने के एरिया के बैक साइड के ऊपर जो होता है। उसके साथ ये निचला हिस्सा आपका कमर वाला हिस्सा आ गया, कि कमर के हिस्से के स्पाइन जो होते हैं यानी कि मोहरे जो होते हैं ये तकरीबन 5 होते हैं, और ये आपका कहलाता है लंबर स्पाइन। इसमें अगर आप गौर करें तो इसके नीचे भी जाएगा जी बिल्कुल, इसके ये इसके अंदर 5 मोहरे होते हैं, और इसका जो चौथा हिस्सा होता है सही वो कहलाता है बेसिकली सैक्रल स्पाइन। सही। अच्छा, इसके आगे की फिर चला दीजिए। इसमें ये जो चीज है इसमें आप गौर करें कि इसके मैंने कहा डिस्क स्पेस होती है। अब जैसे ये है, ये इसके बीच के अंदर जो स्पेस नजर आ रही है ये बेसिकली डिस्क थी, और इसके साथ एक पीछे एक पतली सी नाली सी चल रही होती है जो एक कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली नाम है इसका। इसको उर्दू में हम बता नहीं सकते, इसका नाम ही स्पाइनल कॉर्ड है। एक रग सी चल रही होती है जो इसके पीछे कवर कर रही होती है इसको। ये बेसिकली आपकी रीढ़ की हड्डी का नॉर्मल फ्रैक्चर, नॉर्मल व्यू नजर आ रहा है। इसके बीच में अगर आप देखेंगे दोनों रीढ़ की हड्डियों में बीच के अंदर एक ब्लू सी, स्काई ब्लू सी चीज जो है आसमानी कलर की एक नजर आ रही है, जो कि वो होती है शीट होती है जो कुशन का काम करती है, इसको दबाने से, इसके यानी टकराने से बचाती है। और किसी भी चीज को लोड उठाते हैं, जैसे आप देखें इजीली आप कमर के ऊपर इजीली एक लोड उठा लेते हैं जो शायद आप हाथ उठाने में आपको प्रॉब्लम होती है, तो बहुत स्ट्रांग जगह होती है बेसिकली हमारी ये, तो ये इसको बहुत सपोर्ट करती है। जब इसके ऊपर लोड पड़ता है तो ये कुशन का काम करती हैं और इसी कंप्रेस होती हैं तो ये वापस में टकराने से इसकी बचत हो जाती है। तो ये बेसिकली एक नॉर्मल स्पाइन आपकी बनती है। अब डॉक्टर साहब ये जो नीली वाली पीली लाइनें आ रही हैं ये क्या चीज होती है? ये जो आ रही हैं ये बेसिकली जो है ना ये नर्व रूट्स हैं, यानी कि आपकी जो रगें निकल रही होती हैं, आम ज़बान में अगर मैं कहूँगा ये इनकी रूट्स हैं, असाब की रूट्स हैं, जड़ें हैं बेसिकली। यहीं पे रोक दिया डॉक्टर साहब। सारा मेरे ख्याल से मसला जो है लंबर रीजन का ये है। अब लंबर रीजन के अंदर जो स्पाइन के बीच के अंदर जो डिस्क थी, अमूमन जो डिस्क का जो प्रॉब्लम आता है वो डिस्क स्लिप होता है, या डॉक्टर साहब इसमें कैल्शियम की कमी वगैरह होती है तो ये डिस्क खत्म हो जाती है? देखें हड्डियों में चाहे वो जिस्म की किसी भी हिस्से की हड्डी हो, उसके अंदर किसी भी चीज़ की कमी होगी, जैसे कैल्शियम की है, विटामिन डी की है, वो डेफिनेटली इफेक्ट तो पड़ता है। अब जैसे आपने फरमाया कि इसमें अगर कैल्शियम वगैरह की कमी होगी तो यकीनन इसमें प्रॉब्लम आएगी, कमज़ोर आएगी, इसकी ताकत कम हो जाएगी, हल्की सी चोट के ऊपर नुकसान पैदा हो सकता है। डॉक्टर साहब जैसा कि इनकी स्पेस खत्म हो रही है, अब जैसे आपने बताया घुटनों की अपनी वजूहत होती हैं, अब इनकी मोहरों की क्या वजूहत होंगी? जो जैसे मोहरों की स्पेस खत्म हो रही है, नर्व कंप्रेस हो रही है, नस दब गई, अक्सर अमूमन ये बोलते हैं कि नस दब गई आपकी। देखिए ये क्या चीज होती है? इसमें 2-3 फैक्टर्स होते हैं। एक फैक्टर तो होता है ट्रॉमा, यानी कि चोट लग जाना, खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है या कमर में कोई ऐसी चोट लग जाती है, या कोई ऐसा वजन आप बेध्यानी में और बेतरीके से आप उठा लेते हैं वजन, जो आपकी इसके लोड पड़ता है स्पाइन के ऊपर, रीढ़ की हड्डी के ऊपर जोर पड़ता है, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और इसके बीच में से जो रगें चल रही होती है बेसिकली इसको कंप्रेस होने के बाद उस पर दबाव पड़ना शुरू हो जाता है, नस दबना शुरू हो जाती है, रग दबना शुरू हो जाती है। जब वो रग दबना शुरू हो जाती है तो उस रग की वजह से आपको दर्द शुरू हो जाता है। सही। अब वो दर्द कहाँ जा रहा होता है? अमूमी तौर पे पैरों की तरफ भी जा रहा होता है। लेकिन अगर आप गौर करें, जैसा अमूमन फीमेल में सर्वाइकल स्पाइन में ज्यादा प्रॉब्लम आती है, मेल पेशेंट के अंदर लंबर में आ रही होती है, तो फीमेल पेशेंट होती है शोल्डर की कंप्लेन कर रही हो तो इसमें भी यही सेम होता है? बिल्कुल सेम यही होता है। मैं यही अभी बात करने लगा था कि अमूमी तौर पर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई पेशेंट हमारे पास आता है कि कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे जो है कंधों में दर्द हो रहा है या हमारे पैरों में दर्द हो रहा है, और जब हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं तो हम थोड़ा सा बैक की तरफ यानी कमर की तरफ भी थोड़ी हिस्ट्री लेते हैं कि कमर में कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी है। अगर वहाँ से हमें कोई पॉजिटिव साइंस मिलते हैं और वो हमें ऐसी बताता है कि ये दर्द जो है पीछे से घूमता हुआ आ रहा है पैरों की तरफ या गर्दन से शोल्डर्स की तरफ आ रहा है, तो हम डायरेक्टली एक्सरे जो है ना सर्वाइकल स्पाइन के या लंबर स्पाइन का करवाते हैं। अगर हमें वहाँ पे कोई पॉजिटिव फाइंडिंग मिल जाती है,
तो ठीक है, नहीं तो फिर हम उसके ऊपर बड़े एक्सरे की तरफ भी जा सकते हैं, जैसे एमआरआई वगैरह, सीटी स्कैन वगैरह होता है, उसके ऊपर भी हम जा सकते हैं। फाइनल डायग्नोसिस बेसिकली एमआरआई से ही होता है। सही। क्योंकि आपकी नर्व कंप्रेशन जो है ना बेसिकली वहीं मिलेगी आपको, उसी से आप डायग्नोस कर पाएंगे। सही। होता क्या है कि जब वो सप्लाई आपकी चल रही होती है, उसके फ्रैक्चर की वजह से या उसके दबाव की वजह से वहाँ प्रेशर पड़ जाता है। ओके। जब वो उसमें प्रेशर पड़ जाता है तो वहाँ की सप्लाई कट ऑफ हो जाती है एक तरह की, या स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से एक तरह से पूरी तरह ताकत वो उस जगह को नहीं मिल रही होती है जिसमें चाहिए होती है। कमजोरी भी मिल रही होती है। एग्जैक्टली, वो तो सारी रगे, बिल्कुल बिल्कुल, वो जो सनसनाहट, सुनसनाहट और वो झंझनाहट जिसको आप कहते हैं, टिकलिंग सेंसेशन जिसको, वो भी पैदा हो जाती है। उमूमन कहते हैं पैर सुन्न हो जाते हैं, वो भी पैदा हो जाती है। ये सारी चीजें उसके अंदर पैदा हो जाती हैं। तो उसके लिए बेहतर यही होता है कि ये प्रॉब्लम अगर खुदा ना खासा होती है तो अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मशवरा करें। अगर वो आपको गाइड करते हैं तो आप इंशाल्लाह डिस्कस करें। कुछ कॉल्स हैं वो ले लेते हैं। कॉल सुना दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अखाड़ा से बोल रहा हूँ, मेरा नाम अदनान है। मेरा 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मुझे नी जॉइंट पे जो है चोट लगी थी। तो नी जॉइंट पे चोट लगने के बाद 2 साल हो गए हैं, मैं जो है ठीक तरीके से मैं चल नहीं पा रहा हूँ। उसमें ये है कि ठीक तरीके से चल नहीं पा रहा हूँ, और जो जब सजदे वगैरह में जाता हूँ अत्तहियातों की शक्ल में, तो जब उठता हूँ ना तो कोई चीज अड़ जाती है, जैसे उस तरह हो जाता है। इसका दूसरी कॉल भी दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद आबिद अख्तारी है, मैं लांडी में रहता हूँ। और मेरा सवाल ये है कि मेरे घुटने में चलते चलते एकदम झटका आ जाता है। सही। एक और कॉल सुना दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिंद के शहर कोटा राजस्थान से सैयद अब्दुल वाहिद अली अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। हजरत सवाल ये था कि जिसे जॉइंट्स के अंदर जो पेन होता है तो उसके अंदर पेन रिलीफ के लिए स्प्रे का यूज किया जा सकता है? जवाब इरशाद फरमाइएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। और कॉल दे दीजिए। मेरी राइट साइड की टांग में ना मीठा मीठा दर्द होता है, और वो होता है एड़ी के नीचे से दरमियान में शुरू होता है, वहाँ से शुरू होता है और पूरी टांग ठंडी मीठी हो जाती है और बेचैनी सी हो जाती है, कूल्हे तक ये पूरा असर जाता है। मैं इसकी वजह से बहुत परेशान हूँ और बड़े अरसे से है, और पिंडली के पट्टे भी खींच जाते हैं। इसका कोई इलाज अता फरमा दें, जज़ाकल्लाह खैर। इंशाअल्लाह समझे। डॉक्टर साहब ये चारों कॉल्स हैं, अभी तो फिलहाल मजीद कॉल भी हैं, इन कॉलों का जवाब। इसमें जो पहले इस्लामी भाई ने कॉल की थी कि इनका कोई चोट वगैरह लगी थी, एक्सीडेंट वगैरह हुआ था, नी जॉइंट के ऊपर चोट लगी जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम हुई है। इन्होंने इसको वाज़ेह नहीं किया है कि इसकी इन्होंने तशख़ीस की है नहीं की है, एक्सरे वगैरह करवाया है नहीं करवाया है। जो ये कंप्लेन बता रहे हैं उससे ऐसे लग रहा है कि मे बी पॉसिबल कि उनको ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस नहीं हो गया हो वहाँ पे। तो उसमें बहुत सिंपल सा तरीका है कि अपने डॉक्टर से, जो भी कंसर्न रेमेटोलॉजिस्ट हैं, हड्डी के जो डॉक्टर हैं बिलखुसूस, उनसे रब्ता कर लें, एक्सरे वगैरह जो हो वो हो जाएँ, और उसको देखने के बाद इसकी कुछ एहतियातें इनको डॉक्टर साहब जो हैं वो अर्ज़ कर देंगे, कुछ फिजियोथेरेपी है वो अर्ज़ कर देंगे। वो आप करेंगे तो इंशाल्लाह ये तकलीफ़ आपकी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फिजियोथेरेपी को वो सही तरीके से फॉलो करें और डॉक्टरी हिदायत जो वो देते हैं उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। देखें दवाइयाँ जो है वो देंगे, वो आपको दवाइयों से आराम भी आपको इंशाल्लाह से जल आ जाएगा, लेकिन दवाइयाँ हमेशा नहीं खिलानी। दवाइयाँ कुछ अरसे के लिए देंगे आपको, कुछ अरसे खाने के बाद जो है फिर वो मेन चीज़ जो है वो फिजियोथेरेपी यानी वर्जिश वगैरह जो आपको सिखाई जाएगी वो आप करेंगे, और जो एहतियातें आपको बताई जाएंगी वो आप करेंगे। ये जैसे एक्सीडेंट का केस, अब तो जैसे ये पेशेंट आ गया, ये अमूमन कॉमन हिस्ट्री है कि एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट के बाद कोई मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रही होती है। तो जैसे जैसे जो अमूमन बाइक चला रहे होते हैं, इनको कोई एक्सीडेंट हो जाए उस वक्त इन्हें क्या चीज़ों को अंडर कंसिडरेशन लेना चाहिए ताकि इस तरह के केस दोबारा ना आए? एक्सीडेंट हो जाए अमूमन तो जैसे होता है ना, वो जाके फौरी तौर पे पट्टी वगैरह करा के निकल जाते हैं, कंप्लीट चेकअप नहीं करवाते जिस वक्त एक्सीडेंट होता है।
देखें, अगर खुदा न खास्ता एक्सीडेंट होता है तो पहले ही लाजमी बात है आप किसी हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं, वहाँ चेकअप करवाते हैं, जो बुनियादी आपकी ट्रीटमेंट होती है वो वहाँ पे कर दी जाती है। जो वहाँ पे डॉक्टर साहिबान हैं वो यकीनन चेक कर लेते हैं और वो फाइनल डायग्नोसिस कर लेते हैं। लेकिन अगर आप एक्सीडेंट होने के बाद किसी क्लिनिक के अंदर जाते हैं, क्योंकि क्लिनिक में वो सहूलियात नहीं होती हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो मिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो अगर फिर भी आप किसी क्लिनिक में अगर जाते हैं तो डॉक्टर साहब से पूरी तरह से अपना मशवरा कर लें, जो भी तकलीफ़ है उनको बताएं और एग्जामिन प्रॉपर तरीके से। जैसे डॉक्टर साहब अगर फ़र्ज़ करें कि बाजू में आपको तकलीफ़ हो रही है तो डॉक्टर साहब को प्रॉपरली बताएं कि ये तकलीफ़ है, ताकि वो तरीके से एग्जामिन कर लें और आपको बेहतर गाइडेंस दे सके कि एक्सरे की नीड है या नहीं है, और अगर रेमेटोलॉजी या ऑर्थोपेडिक की ज़रूरत होगी तो वो भी आपको गाइड कर सकें इसके अंदर। दूसरी कॉल जो है, चलते चलते घुटने में झटका आ जाता है। अब झटके से क्या मुराद है इनका? दो चीज़ें हैं, या तो घुटना उतर जाता है, यानी कि आपका पटेला जो है वो चलते चलते उतर जाता है, घुटना स्लिप हो जाता है, या झटके आने से क्या मुराद है? अब ये क्लियर नहीं हुई है बात कि झटके आने से बेसिकली इनकी मुराद क्या है। आया तकलीफ होती है उसके अंदर, या स्लिप हो जाता है उसके अंदर? अगर बहरहाल जो भी प्रॉब्लम है, अगर खुदा न खास्ता स्लिप होता है तो उसमें इनको चाहिए कि जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है उनसे रब्ता करें, उनसे मशवरा करें कि अगर ये स्लिप होता है, ताकि अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफॉर्मिटी चल रही है तो उसको करेक्ट किया जा सके। सही, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब तक आप कंसर्न डॉक्टर के साथ मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे और उनको फॉलो अप नहीं करेंगे ना, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। लेकिन मसला हमारे यहाँ ये होता है कि हम एक दफ़ा विजिट कर लेते हैं, उसके बाद फॉलो अप बिल्कुल नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से अक्सर लोग जो है ना उसमें उनका रिजल्ट जो है ना उनको नहीं मिल पाता है। तीसरी जो कॉल थी कि उन्होंने क्या है कि पेन रिलीव स्प्रे जो आते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए, सो टॉपिकली होते हैं, स्किन के ऊपर लगाने के होते हैं, उनको बिल्कुल यूज़ किया जा सकता है। लेकिन यह है कि उससे आप परमानेंट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें कि आपको ये दर्द आया हो क्यों रहा है। अच्छा, दर्द हो रहा है, आपने स्प्रे लगा लिया, दर्द ख़त्म कर दिया, लेकिन जब तक आप उसकी बुनियाद पे नहीं जाएंगे तो वो दर्द कैसे ख़त्म होगा? बुनियाद पे जाके ज़रूर उसको ख़त्म करें। हाँ, इमरजेंसी के तौर पे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उस वक्त तकलीफ़ आपकी बेहतर हो जाए। तीसरा जो था वो उन्होंने जो बताया है वो एड़ी से बेसिकली इनका दर्द उठ रहा है, जो ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी आपने बयान फरमाया था मोरों के बीच का नर्व, ये क्लासिकल वही प्रेजेंटेशन दी इन्होंने। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इन्होंने जो स्टार्टिंग पॉइंट बनाया, नीचे से स्टार्ट किया, लेकिन आप बेसिकली ऊपर से रहा है। हाँ, तो अब उसमें इनको एग्जामिन करवाना पड़ेगा। बेसिकली जो इनके कंसर्न डॉक्टर हैं उनसे एग्जामिन करना पड़ेगा। एक चीज का और इनको नोटिस करना पड़ेगा जो बड़ी कॉमन होती है हमारे यहाँ, हील के अंदर यानी कि एड़ी के अंदर दर्द होता है, ठीक है ना। अगर वो दर्द है उसकी बहुत सारी वजूहत होती है, इंशाल्लाह हम उस पर तस्करा कर लेते हैं अभी, कि अगर वो दर्द है तो उसको भी रूल आउट करना चाहिए। उसके भी बाकायदा एक्सरे होते हैं, एक्सरे कर लेना चाहिए। बाज़ औक़ात अगर वो स्पर वगैरह निकला हुआ है उसकी वजह से वो तकलीफ, हड्डी भी डॉक्टर साहब अमूमन बोलते हैं कि वो हड्डी बढ़ गई है। वही अर्ज कर रहा हूँ कि स्पर जिसको अपनी ज़बान में हम मेडिकली कहते हैं कि वो बेसिकली निकला हुआ होता है, तो अगर वो चीज़ है तो उसको इसी हिसाब से ट्रीट किया जाए। और अगर वो नहीं है, कोई न्यूरोलॉजिकल यानी कोई असाबी दबाव वगैरह की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको उस हिसाब से ट्रीट किया जाए। शर्त यह है कि इनको अपने कंसर्न को जाके एग्जामिन करवाना पड़ेगा। वो एग्जामिन करेंगे, चेक करेंगे इनको, और चेक करने के बाद ही फिर फाइनल डायग्नोसिस पे जाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। डॉक्टर साहब, जिन लोगों को पैर में दर्द की शिकायत है या जिनको इस तरह की कंप्लेन आई हुई होती है, इनको हील वाले जूते पहनना कैसा? देखिए, हील वाले जूते तो वैसे भी नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि हील वाले जूतों की वजह से आप कंफर्ट नहीं, यानी कि आप पैरों को आराम नहीं दे सकते। सही। तो आप डिस्टर्ब होते हैं, आपका हील के ऊपर लोड ज़्यादा पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होता है, उसमें तकलीफ भी हो सकती है। उसमें एक मेरे हिसाब से चांसेस बन जाते हैं कि अगर आपने लंबे अरसे के लिए वो हील वाले जूते पहने, जिनकी आदत ही हील वाले जूते पहनने की है, तो उनको इन फ्यूचर जाके जो है मे बी पॉसिबल एड़ी में तकलीफ या पैरों में तकलीफ की शिकायत शुरू हो जाएगी। अच्छा, तो अवॉइड करना चाहिए, फ्लैट जूते पहनने चाहिए। और अगर क्योंकि आप लाजिमी मतलब जूते चल रहे हैं उसमें हल्की फुल्की हील तो होती है, वो तो चल जाती है, जैसे 1 इंच की होती है, 1 सूत की हील होती है, वो तो चल जाती है। लेकिन बात होती है बड़ी हील ना, सही, वो आपके लिए नुकसानदेह है कि बड़ी हील वाले जूते आपको नहीं पहनने चाहिए। डॉक्टर साहब, अब ये ऑर्थोपेडिक सैंडल्स भी आते हैं, तो ये क्या चीज होती हैं?
देखिए, इसमें मुख्तलिफ जो बीमारियां होती हैं पैरों के अंदर या कोई डिफॉर्मिटीज़ होती हैं कि इसमें नुक्स खुदा न खास्ता पैरों में मौजूद होता है, तो उसके लिए अलग अलग आपके प्रोसेसेस बनाए जाते हैं, अपनी ज़बान में मेडिकली कहते हैं प्रोसेसेस कहते हैं, और वो उसको बेसिकली एक जगह से उसको शेप में रखते हैं आपके फूड को और आपके चलने फिरने में मदद देते हैं। आम छोटी सी मिसाल ये देता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे आप अभी हमने हील की बात की थी, एड़ी के अंदर तकलीफ होती है और उसमें हड्डी निकल आती है। इसके लिए भी आप जाएं तो जहाँ एक बहुत सारे ट्रीटमेंट इसके मिलते हैं, वहाँ एक ट्रीटमेंट इसके चप्पल या जूते भी मिलते हैं कि वो भी बनाए जाते हैं। वो इसीलिए बनाए जाते हैं कि इनकी जो प्रेशर है वो प्रेशर को डाइवर्ट किया जा सके, कम किया जा सके, ताकि आपके पैरों के ऊपर, आपके मसल्स के ऊपर उसका लोड ना पड़े और आपको तकलीफ कम से कम हो या बिल्कुल ना हो। ये बेसिकली बेनिफिट के लिए होते हैं, उससे इलाज अच्छा डॉक्टर साहब, ये ऑर्थोपेडिक चप्पल या ये सैंडल कौन लिख के देगा? खुद से जो मार्केट में अवेलेबल है खुद पहन लें? नहीं, इसमें अगर कोई आपको खुदा न खास्ता प्रॉब्लम आती है तो बेहतर यही है कि जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं उनसे मशवरा करें। अमूमन मार्केट में तो बहुत सारी ऑर्थोपेडिक मार्केट के अंदर जो भी आती हैं, अब उसका क्या पता क्या है क्या नहीं है। सही। अब वो डिलीवर कर रहे हैं, तो मार्केटिंग कर रहे हैं ना, वो डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन जब आप जाएंगे किसी डॉक्टर के पास, उसको बताएंगे आपके पैर में ये प्रॉब्लम आ रही है, आपको ये डिफिकल्टी हो रही है, वो अपने हिसाब से आपको जगह रिकमेंड करेगा, जो आपका साइज लेगा, आपके साइज के हिसाब से, आपके शेप के हिसाब से वो आपको बना के देगा। आपको साइज का जूता मार्केट में मिल तो जाएगा, चप्पल मार्केट में मिल जाएगी, शेप आपको नहीं मिलेगी। तो डॉक्टर इसी हवाले से ऑर्थोपेडिक बेड भी आता है जी, तो क्या वो भी इस्तेमाल कर लें? नहीं, वो हर पेशेंट के लिए जरूरी है? नहीं, वो ऑर्थोपेडिक बेड तो वो बेसिकली हॉस्पिटल्स के लिए होते हैं। ये तो जब होता है तो ये लिखा हुआ होता है या ऑर्थोपेडिक बेड भी है? हाँ, नहीं, ऑर्थोपेडिक बेड का मतलब ये नहीं होता है कि उसके अंदर जो है ना हर हड्डी का मरीज वाला जो है उसके अंदर आप उसको लिटा दें। उसमें दो चीज़ें होती हैं कि ऑर्थोपेडिक बेड इस टाइप का होता है कि उसमें एक तरह का जंगला टाइप का बना हुआ होता है और उसके अंदर बाकायदा एक हैंडल भी लगा, सख्त होता है उसूलन। हाँ, नहीं, वो उसमें दो टाइप के होते हैं ना। एक ऑर्थोपेडिक बेड जो होता है एक्चुअली उसकी बेस और उसकी ऊपर दो अलग अलग चीजें होती है ना। अब जो आप बात कर रहे हैं वो बेस की बात कर रहे हैं, वो सख्त होता है। अब उसके अंदर जो है वो जहाँ पेशेंट को नीड होगी वो उसको अप्लाई करेंगे। सही। और वहाँ पे जो एक्चुअल ऑर्थोपेडिक बेड होता है उसमें ये होता है कि उसकी चारों तरफ जो है डंडे निकले हुए होते हैं और वो खुदा ना खासे किसी का फ्रैक्चर हो जाता है, फुट लेम को ऊपर करने के लिए जो उसके अंदर वो बने हुई होती है, हैंग बने हुए होते हैं। ऑर्थोपेडिक गद्दे जो आते हैं जी, ये जो मार्केट में अवेलेबल है तो ये ऑर्थोपेडिक ही होते हैं? नहीं, उसमें अच्छे भी होते हैं। अगर अच्छी क्वालिटी का आप लेते हैं, अच्छी वेल नोन क्वालिटी का आप यूज़ कर सकते हैं तो उससे आपको फ़ायदा होता है। लेकिन शर्त यही है कि जो उनका बताया हुआ तरीका है उस तरीके को और एक क्वालिटी बोल दे तो कंसर्न कर। बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर से मशवरा करके आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर साहब ये जो फिर जो नॉर्मल मैट्रेस हैं उसमें भी प्रॉब्लम होती है? आप बोल रहे थे नरम होते हैं बहुत ज्यादा। देखिए, नॉर्मल मैट्रेस में प्रॉब्लम उस वक्त शुरू होती है जब उनकी डेट्स खत्म हो जाती है। हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है ना। अगर आपने 3 साल की एक्सपायरी वाला गद्दे को लेके 10 साल तक चलाएंगे तो लाजमी है तो प्रॉब्लम तो करेगा। वो एक्सपायरी इधर तो लिखी भी नहीं होती ना, बताते हैं वो वारंटी जिसको आप कहते हैं। देखो, वारंटी तो देते हैं ना, वारंटी जो आपको देते हैं वो देते ही इसी चीज की है। तो इसी के अंदर ही इस्तेमाल करें। इस्तेमाल के बाद जब आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, उमूमन ज्यादातर बैक एक शुरू हो जाता है, कमर में तकलीफ शुरू हो जाती है। कमर में तकलीफ शुरू हो जाती है तो समझ जाएं आपको गद्दा आपका प्रॉब्लम कर रहा है। अलील भाई के पास भी कुछ मदनी फूल हैं। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सबसे पहले रूहानी इलाज जो है अर्ज करता हूँ। पिछले सिलसिले में हमने ये 2 रूहानी इलाज अर्ज किए थे ये जोड़ों के दर्द के हवाले से। एक तो ये था कि या गनी यू चलते फिरते पढ़ते रहे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, कमर में, जोड़ों में, मोहरों में, जो भी जहाँ भी दर्द होगा जिसमें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा होगा। इसी तरह से 786 बार जो है या हय्यू या क़य्यूम या हय्यू या क़य्यूम ये लिख कर जो है तावीज़ की तरह लपेट कर प्लास्टिक कोटिंग करके गले या बाजू में पहन लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जिस्मानी दर्दों में, हाथ पैर के जो दर्द होंगे इसमें फ़ायदा होगा। इस सिलसिले में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जो हम मज़ीद जो है नया इलाज सुनेंगे वो समात फरमाइए। गठिया और जोड़ों के दर्द का रूहानी इलाज। गठिया और जोड़ों के दर्द का रूहानी इलाज।
मकतबतुल मदीना की मतबूआ किताब जन्नती जेवर के सफ़ा नंबर 603 पर यह इलाज मौजूद है। समात फरमाइए। नमाज फजर से पहले 7 बार सूरतुल अलक़, सूरह इक़रा, नमाज फजर से पहले 7 बार सूरतुल अलक़, सूरह इक़रा पढ़कर तिलावत का एक सजदा करें और सजदे में हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर 7 मरतबा पढ़ें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकत से है जोड़ों का जो दर्द है और गठिया वगैरह का जो दर्द है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसमें फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी आप कमर जोड़ों के दर्द की बात की थी, इसी हवाले से हम कमर दर्द की हमने एनिमेशन भी दिखाई, डिस्क के बारे में भी जाना, नर्व के बारे में भी हमने जाना। अब इसमें अमूमन कंप्लेन आ रही होती है कि कमर के अंदर दर्द हुआ होता है, इसकी क्या क्या वजूहत होती हैं? वो काफ़ी कभी पेनफुल भी होता है, कभी ये कम भी हो जाता है, कभी ज़्यादा भी हो जाता है, कुछ ख़ास मूवमेंट के ऊपर ही होता है। देखिए, कमर दर्द पे अगर हम जाते हैं स्टैटिस्टिक्स के ऊपर तो पैथोलॉजिकल आपको यानी कि किसी बीमारी की वजह से जो है ना कमर दर्द के केसेस कम मिलते हैं। सही। ज़्यादातर केसेस वो मिलते हैं जो आपके उम्मी तौर पे फी ज़माना जो लाइफ स्टाइल है, यानी कि सबसे पहले जो है आपको यंग बच्चों में, यंग लड़कों में अगर आते हैं या यंग पेशेंट्स हमको मिलते हैं, उनको जो ऑफिस वाले जो होते हैं उनका कमर में दर्द की शिकायत होती है, उनका पोस्चर ठीक नहीं होता, बैठने का तरीका ठीक नहीं होता है, जो एक बैठने का तरीका आइडियली होना चाहिए वो सही नहीं होता है। इसी तरह अगर आप बुज़ुर्गों में चले जाते हैं तो उनमें फिर मुख्तलिफ विटामिन की कमी हो जाती है, विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी हो जाती है, मसल्स वीक हो जाते हैं, उसकी वजह से उनमें कमर के दर्द की शिकायत हो जाती है। इसी तरह अगर आप बच्चों में चले जाते हैं तो बच्चों में भी यही मामला होते हैं। अच्छा। कि विटामिन डी और कैल्शियम वगैरह, विटामिन डी की भी कमी है, कैल्शियम की भी कमी है और पोस्चर भी ख़राब है जी, तो ये तो एग्रेवेट कर जाएगा, मजीद वर्स हो जाएगी सिचुएशन। मैंने उम्र के हिसाब से बात की ना, पोस्चर लिया है मैंने यंग एज के अंदर, यंग एज के अंदर विटामिन डी और कैल्शियम इसकी कमी के चांसेस होते हैं, कम होते हैं, चांसेस कम होते हैं बच्चों में और बड़ों में, बूढ़ों में ज्यादा चांसेस होते हैं उनमें, क्योंकि मैंने कहा ना कि अबाउट 30 इयर्स के बाद जो है ना ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। पोस्चर भी खराब है डॉक्टर साहब, विटामिन डी भी कम है तो और खराब होगी। बिल्कुल फर्क पड़ेगा। और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है, खुदा ना खास्ता अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है जिस्म के अंदर और आपने कोई वजन उठा लिया है तो खुदा ना खास्ता फ्रैक्चर भी हो सकता है, मोहरे का भी हो सकता है, किसी हड्डी का भी हो सकता है। अगर मिसाल के तौर पे हल्की सी 1 फीट की जगह से आपने हल्की सी जंप भी लगा दी, किसी चीज सीढ़ी पे चढ़े में फर्स्ट स्टेप पे या फर्स्ट स्टेप से आपने जंप लगा दी और विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो मे बी पॉसिबल आपकी फ्रैक्चर हो जाए, मे बी पॉसिबल, क्योंकि हड्डी बेसिकली आपकी कमजोर हो गई है ना। विटामिन डी की डेफिशिएंसी कैसी, हड्डी इतनी कमजोर हो गई है कि वो जरा सा लोड, जरा सी चोट बर्दाश्त नहीं कर पाती है। इसीलिए आपने देखा होगा बूढ़ों को ज्यादा फ्रैक्चर होते हैं चलते फिरते। सही, वो गिर जाते हैं, गिर गए चलते फिरते, वॉशरूम में गिर गए तो वहां फ्रैक्चर हो गया, या उमूमन उनको हिप फ्रैक्चर ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। और उनको फिर जो है फिर आप डाइट पैटर्न जो होता है ना वो उनका बेसिकली सही नहीं होता है, इसी तरह बच्चों के अंदर भी यही होता है। डॉक्टर साहब, ये पोस्चर वगैरह किस तरीके से ठीक किया जाए, उठने बैठने में क्या एहतियातें की जाए? देखिए, इसमें जो भी चीज़ होती है, एक तो आप जो भी चेयर वगैरह यूज़ करते हैं, ऑफिस चेयर वगैरह यूज़ करते हैं, उसके अंदर जो आपकी नॉर्मल जो एक ऑफिस चेयर होती है उसको यूज़ करें, ना कि एक बहुत ज़्यादा इजी चेयर होती है जो बिल्कुल बैक पे गई हुई होती है, मतलब एक तो होती है फोल्डिंग वाली, वो तो 90 डिग्री पे आ जाती है आपकी, ठीक है ना, और एक वही होती है बिल्कुल पीछे, मतलब बैठना 90 डिग्री, आप इजी चेयर कहते हैं ना। ओके, वो बेसिकली अगर आप यूज कर रहे हैं स्टडी के लिए तो वो आपके लिए खराब है, क्योंकि आपका पोस्चर उसमें ठीक नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, टेबल की हाइट आपकी कितनी है, आया आपसे मुताबिकत रखती भी या नहीं रखती। हाइट कैसे मेजर करेंगे अपनी? नहीं, टेबल की हाइट कैसे? टेबल की हाइट जो नॉर्मल है ना आपकी वो तो ठीक है, जो एक नॉर्मल स्टैंडर्ड हमारी हाइट चलती है तकरीबन 2 से 2.5 फीट के करीब यह हाइट होती है, वो एक स्टैंडर्ड होती है। आपने एडजस्ट करना है कुर्सी को, सही, कुर्सी को एडजस्ट करना है, क्योंकि उमूमन आपने देखा होगा जो अच्छी मार्केट में कुर्सियां अवेलेबल हैं वो एडजस्टेबल होती हैं, ऊपर नीचे हो जाती हैं, वो होती इसीलिए। अब लाजिम बात है मेरी हाइट 5.5 फीट की, इसी कुर्सी के ऊपर 6 फीट का आदमी भी बैठेगा आके, तो वो देखने के लिए बहुत वो एडजस्ट करेगा उसको,
तो अपने पोस्चर को बेहतर करें। बैठने का तरीका यही है कि आपके फुट यानी आपके पैर आपकी टांगों के साथ 90 डिग्री पे होनी चाहिए, आपकी टांगें आपके घुटने के साथ 90 डिग्री पे होनी चाहिए, आपके घुटने आपके हिप के साथ 90 डिग्री पे होने चाहिए और आपके हिप आपके शोल्डर के साथ 90 डिग्री, मतलब सारा 90 डिग्री, सारे 90 डिग्री पे होगा। कितनी देर तक बैठा रहे ऐसे तो बैठा ही नहीं जाएगा। नहीं, क्यों नहीं बैठा जाएगा। देख आप और हम भी तो 2-2 घंटे बैठे हुए हैं ना। अब पैरों का अगर आप हिसाब लेते हैं ना, पैर मूव होते हैं, पैर मूव होते हैं। उसके लिए और आसान तरीका ये है कि फुट ट्रैक वगैरह आप रख रहे हैं, जो नीचे पायदान वगैरह होता है उसको आप रख सकते हैं कि पैरों को आप रिलैक्स कर सकते हैं। स्पेशली खासकर आपके जो फुट हैं, पैर जिसको आप कहते हैं, आगे का हिस्सा जो उसको आप रिलैक्स कर सकते हैं, लोड नहीं पड़ेगा, उससे आपको फ़ायदा होगा, वो भी आप कर सकते हैं। सूजन वगैरह खुदा न खास्ता पैरों में आती है तो वो भी आप डॉक्टर साहब ये कमर का दर्द हो जाता है जिन लोगों को, उनके लिए एक पोस्चरल बेल्ट आती है कि वो बेल्ट अमूमन ये लोग मार्केट में भी अवेलेबल होती हैं, सपोर्ट के लिए भी बांध लेते हैं, तो क्या इसका इस्तेमाल करना कैसा है? देखिए बगैर डॉक्टर के तो कुछ भी नहीं करना चाहिए। डॉक्टर से पूछे बगैर तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बहरहाल वो एक मेडिकेटेड चीज़ है ना। लेकिन वो ज़रूरी नहीं है जो मार्केट में अवेलेबल है वो क्वालिटी मेडिकेटेड हो, इसलिए डॉक्टर से आप मशवरा करेंगे ना। डॉक्टर से जब आप मशवरा करेंगे, डॉक्टर लिख के देगा तो आप उसको दिखाएंगे भी लाके। सही, जब आप लिखाएंगे तो वही अप्रूवल करेगा ना। क्योंकि बैक पेन होती है तो अमूमन लोग इस तरह की सपोर्ट वगैरह मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है, नजर आ रही होती है, उठा लेते हैं, लगा लेते हैं। असल में बात वही होती है ना, इसके क्या नुकसानात भी होते हैं? वो यही देखते हैं ना कि भाई डॉक्टर साहब के पास पिछली दफा मेरा मरीज गया था, उसको ये तकलीफ थी, कमर में तकलीफ थी, डॉक्टर साहब ने ये लिख के दिया था, साथ में कुछ दवाइयाँ दी थी, उन्होंने वही सेल्फ मेडिकेशन करनी है कि वो पड़ा हुआ होता है घर में, वो बांध लेते हैं और साथ में कोई भी दर्द की दवा खा लेते हैं, जो कि गलत है। डॉक्टर साहब ये हर पेन के अंदर कोई पेन किलर इस्तेमाल कर लेना, ये कैसा? देखिए वक्ती तौर पे तो ठीक है कि आप रात बेरात पे खुदा ना खासे तकलीफ हो रही है तो एक आध गोली खा ली आपने, क्योंकि रात को डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, आपको आजमाइश है, कोई प्रॉब्लम है, तब तो ठीक है। लेकिन आप उसको आदत बना लें, वो गलत है। नहीं, जैसे जिस्म में कहीं पे भी दर्द हो रहा है आप एक ही पेन किलर ले सकते हैं? अगर आपके डिपेंड करता है कि आपका मैदा उस चीज़ की इजाज़त देता है या नहीं देता। अगर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, खुदा न खासा अल्सर की शिकायत है, या आपको मैदे में तकलीफ रहती है, और तो फिर आपको एहतियात करनी चाहिए, फिर नहीं खाना। पेन किलर का इस्तेमाल कम से कम किया जाए, फिर नहीं, जो डॉक्टर जिस वजह से लिखे उसी के लिए इस्तेमाल जी बिल्कुल। देखें उमूमी तौर पे जो पेन किलर्स होते हैं वो आप जो दवाइयाँ होती हैं वो मखसूस होती हैं ना, पेन किलर्स इसमें 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं मसल रिलैक्सेंट, यानी कि पट्ठों के स्पेशली दर्द के लिए होते हैं ना। उमूमी तौर पे ज़्यादातर लोग उसको पेन किलर के तौर पे भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फिर कहते हैं कि यार हमें आराम नहीं आया ऐसे। उसका फंक्शन ही डिफरेंट है, उसका काम ही अलग है बिल्कुल, वो पट्ठों के लिए है, तो वो इतना अच्छा इफेक्ट पड़ता नहीं है दर्द के ऊपर। तो बेहतर है जो भी दवा लें अपने डॉक्टर के, अपने तबीब के मशवरे से इस्तेमाल करें। आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, आपके मैदे के लिए भी अच्छा है, आपकी जेब के लिए भी अच्छा है। सही, वरना पैसा ज़ाया होगा खामखा में। अच्छा, इसमें जो हम बात कर रहे थे कि कमर के दर्द के हवाले से जो आपने फरमाया था, तो कमर के दर्द में 2-3 चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होती है। अब जैसे मिसाल के तौर पे उठना है, बैठना है, चलना है, कोई भी चीज़ गिर गई तो किस तरह आपने उठाना है उसको। ये होता ये है कि कोई चीज़ गिर गई तो आपने फ़ौरन वहीं से ही हाथ बढ़ाया और उसको उठाने की कोशिश करते हैं, जिससे अल्टीमेटली आपके पट्ठों के ऊपर जो कमर के पट्टे होते हैं उस पर लोड पड़ रहा होता है, आपकी स्पाइन, आपकी रीढ़। डॉक्टर साहब नॉर्मली जैसे कोई पेशेंट है जिसको मसल भी वगैरह डिहाइड्रेशन जिसको हुई हुई है, या जिस पे वर्क स्ट्रेस ज़्यादा है, इनके अंदर भी मस्कुलर स्पाज्म बैक के हो जाते हैं, तो इसकी वजह से भी दर्द होना मुमकिन है? देखें जब डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी होती है, नमकियात की कमी होती है जिस्म के अंदर, तो लाजमी बात है कि वो मसल्स के ऊपर ज़रूर असर करती है, पट्ठों पे खिंचाव पड़ जाता है। जैसे को कहते हैं ना कि पट्ठा पुल हो जाना, पट्ठा खिंच जाना, वो बेसिकली यही होता है। जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, आपने देखा होगा स्पोर्ट्समैन यूजुअली जो है ना अपना पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करते रहते हैं ड्यूरिंग कोई भी अगर स्पोर्ट्स कर रहे होते हैं, तो पानी का इस्तेमाल इसलिए ज़्यादा कर रहे होते हैं कि उनका पसीने के ज़रिए पानी का जिस्म से ज़ाया हो रहा होता है, तो वो उसको पूरा कर रहे होते हैं और एक मशक्क़त का, मेहनत का काम कर रहे होते हैं, तो उसमें क्रैम्प्स पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो एहतियात करते हैं। डॉक्टर साहब कुछ कॉल्स हैं वो ले लें, कॉल सुना दीजिए। मेरी वालदा के जोड़ों में ना दोनों हड्डियों के अंदर ना गैप हो गया, हड्डियों के अंदर ना, तो वो हड्डियां ना चलते वक्त ना आपस में रगड़ खा के ना घिस रही हैं, एक्स्ट्रा उनका सही नहीं आया, तो वो बहुत ना परेशान है, उनका कोई हल बता दीजिए। दूसरी कॉल दे दीजिए। मैं शाह फैसल कॉलोनी ग्रीन टाउन से बात कर रहा हूँ।
मोहम्मद रजीम। मसला ये है, मेरी वाइफ की ना एड़ी के अंदर जो है ना दर्द होता है, बस वो जो है ना उसकी एड़ी में जो है शदीद दर्द है तकरीबन 1 महीने से ना, तो वो पैर रखती है ना तो सुबह उठती है तो ज्यादा दर्द होता है। कॉल दे दीजिए। जोहेब हुसैन जंग से बात कर रहा हूँ। ये पूछना था कि अम्मी का घुटनों में दर्द रहता है काफी, उसका जो होता है ना घुटनों में गोदा वो पानी वो कम हो गया है, जिसकी वजह से डॉक्टर कहते हैं कि मतलब वो काफी दर्द रहती है, काफी 6-7 माह हो गए हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइएगा इंशाल्लाह। और कॉल दे दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सूफी मोहम्मद अफजल गुजरात से बोल रहा हूँ। मैं डॉक्टर साहब से मेरा ये सवाल है कि वॉक 7 किलोमीटर या 6 किलोमीटर या 5 किलोमीटर डेली करता हूँ, तो जब वॉक करने के बाद आके रेस्ट करता हूँ तो उसके बाद जब उठ के चलता हूँ तो पाँव में शदीद दर्द होती है, और जब चलने लग जाता हूँ तो 5 मिनट के बाद फिर वो दर्द ठीक हो जाती है। इसका कोई इलाज फरमा दें। सही। डॉक्टर साहब 4 कॉलें हैं, चारों में कमोबेश एक ही। अच्छा, इसमें कमोबेश एक ही पहला जो है उनके तो गैप आ गया ठीक ठाक। इसमें अब असल में बात ये है कि जो गैप आना है और गैप खत्म हो जाना है वो डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब वो ये कह रहे हैं गैप, जैसे अगर डॉक्टर साहब अगर कोई डॉक्टर किसी को बता दे कि आपकी हड्डियों में गैप आ गया और क्या ये ट्रीटेबल है, इसका इलाज हो सकता है? देखिए, अगर एज फैक्टर की वजह से है, उम्र की वजह से है, तब तो उसमें उसका इलाज तो आप नहीं कह सकते, उसको आप ये कह सकते हैं कि एहतियात करके आप उसकी तकलीफ को कम कर सकते हैं। सही। अब वो उसकी एहतियातें होती हैं, दवाइयाँ, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, दवाइयाँ हमेशा नहीं खिलानी पड़ती, दवाइयाँ कुछ अरसे के लिए देंगे। मेन चीज़ उसकी एहतियातें, यानी कि छोटी मोटी चीज़ें होती हैं रोज़ाना की, रोज़मर्रा की, जिनको आपने रद्दोबदल करना होता है, और वो ऐसी नहीं होती कि जिनको आप नहीं कर सकते। सही। बहुत आसानी से उसको चेंज किया जा सकता है। चेंज करके आप अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा आराम पैदा हो सकता है। डॉक्टर साहब, इस तरह के जो पेशेंट होते हैं जिनके गैप आया हुआ होता है, तो वो कुछ इस तरह के भी केसेस होते हैं कि कुछ डॉक्टर मशवरा देते हैं कि आप अपने घुटनों में इंजेक्शन लगवा लें, तो क्या ये इंजेक्शन लगाना फायदेमंद होता है? देखें, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म में तो फायदा होता है, मतलब ये वक्ती तौर पे आपको आराम आ जाएगा। उसके अंदर ये है कि आर्थराइटिक चेंजेस वगैरह, दर्द वगैरह, क्योंकि बेसिकली स्टेरॉइडल होते हैं, उसकी वजह से जब आप जॉइंट में लगाते हैं तो आपको आराम जरूर आता है उसके अंदर। और वो 3 महीने भी रहता है, 6 महीने। साइड इफेक्ट कितने होते हैं? हाँ, वही है ना कि वो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद दोबारा तकलीफ होती है तो दोबारा आप लगाएंगे। लाजिम, जब हैबिचुअल हो जाएंगे, आदत हो जाएंगे, तो लाजिम एक चीज़ है, उसका साइड इफेक्ट्स तो डेफिनेटली आने ही आने हैं। तो बहरहाल अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो एक ट्रीटमेंट है, सही से इनकार तो नहीं कर सकते, ट्रीटमेंट तो है वो। लेकिन ये है कि हद्दुल इम्कान कोशिश करें कि जो आपकी एक्सरसाइज है, डाइट है, और डॉक्टरी हिदायत के मुताबिक फिजियोथेरेपी जो है उसको अगर आप फॉलो करेंगे। थेरेपी की तरफ कम रुझान होता है। एग्जैक्टली, मसला यही है सारा का सारा, क्योंकि देखें ये जो चीज़ है ना वो है बेसिकली फिजियोथेरेपी बेस्ड, कि जो भी जॉइंट पेन है या बॉडी में, जिस्म में कहीं पे भी आपको तकलीफ हो रही है, तो दर्द के अलावा, यानी दर्द कुशा अद्वियात के अलावा जो एक बेहतरीन जरिया है ना वो है फिजियोथेरेपी। वो किसी भी जरिए से की जा सकती है। सही है। घर में आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे एक छोटी सी मिसाल देने के, आप टकोर जिसको आप बोलते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो एक पेशेंट ये है जिनका नी गैप है, इनकी एक्सरसाइजेस तो बहुत सिंपल होंगी, जैसा आप बता दें। हाँ, इसमें जो नी गैप होते हैं ना, नी घुटने के अंदर अगर तकलीफ, हाँ, आर्थराइटिस हो जाते हैं, तो उसके अंदर जो है ना बेसिकली 2-3 एक्सरसाइज करवाते हैं फिजियोथेरेपी। लेटे भी आप अपने घुटने को मूव कर सकते हैं, कोई आपका अटेंडेंट हो सकता है वो मूव करा सकता है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन वगैरह। इसमें अटेंडेंट ना भी हो तब भी खुद भी कर सकता है। अच्छा। इसमें लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जो अक्सर लोग गलती कर जाते हैं, जिससे फायदा नहीं उठा पाते, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो आपका पैर है, डेमो करके दिखाते हैं अगर आसानी हो तो। इंशाल्लाह भी ये दिखा देते हैं, खलील भाई के भी इनके पास भी वो, ठीक, इंशाल्लाह दिखा देते हैं। इनके डॉक्टर साहब, इनके कॉलर के जवाब दे दीजिए, तीसरे कॉलर। अच्छा, तीसरे में उन्होंने भी वही घुटने के अर्ज कहा है कि घुटने में तकलीफ होती है,
और चौथे जो इस्लामी भाई हैं उन्होंने कहा कि 4 से 5 किलोमीटर चलते हैं। अब इन्होंने एज नहीं बताई हमें। एज मुझे लग रहा है इनकी जायद है, मोर देन 40 से ज़्यादा ही लग रही है, आवाज़ से तो लग रही है जो। लेकिन फिर भी वॉक करते हैं, ये गुड साइन। वॉक करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 5 से 6 किलोमीटर इज़ टू मच, बहुत ज़्यादा है नहीं। 5 से 6 किलोमीटर बहुत बड़ा हो जाता है, तो डेफिनेटली फटिकनेस आ जाती होगी एज के हिसाब से। सही, ठीक है ना। अब 5-6 किलोमीटर अगर 45 साल का या 50 साल का आदमी 5-6 किलोमीटर वॉक करेगा तो पट्ठों के अंदर लाजिमत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोड पड़ेगा उसका। सही, उसको ख़त्म करने के लिए उसी हिसाब से डाइट भी लेनी पड़ेगी। सही, ताकि मसल्स वगैरह उसकी मजबूत रहें। अब ये देखें ना कि थोड़ा सा चलते हैं उसके बाद वो नॉर्मल हो जाते हैं, यानी वो मसल्स अपनी जगह बनाते हैं, फिर नॉर्मल हो जाते हैं। बैठते हैं, फिर थोड़ी देर चलते हैं तो फिर तकलीफ होती है, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाते हैं। तो अगर ये अपने जैसे पानी का इस्तेमाल बढ़ाएं, अगर ये वॉक करते हैं, वॉक करना बहुत अच्छी बात है, बहुत फ़ायदा देगा इनको। अगर ये वॉक करते हैं और उसमें पानी का इस्तेमाल अपना बढ़ा लें, अगर ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं रहती है, पसीने के अखराज ज़्यादा होते हैं, तो बेहतर है कि जो निमकोल वगैरह का है उसका पानी पी लें, या फिर जो है नमक चीनी का पानी बना के पी लें, या नींबू का शरबत बना के, अगर ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं है तो। और डॉक्टर साहब ये अपने मल्टीविटामिन भी अपने डॉक्टर से मशवरा करके रीचेक करा लें, इस एज में ज़रूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल लें, अपना डाइट पैटर्न को बेहतर करें, उसको ग़िज़ा को मामलात को बेहतर करें। ग़िज़ा के अंदर मछली, दूध और अंडे का शामिल कर लें, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें, इसके अंदर इनको बहुत फ़ायदा होगा इससे। सही। खलील भाई के पास भी कमर दर्द के हवाले से बिल्कुल है। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु एक कॉल थी कि गेमू कौन सा हड्डियों में जो है वो गूदा, डॉक्टर ने कहा है कि पानी जो है वो कम हो गया है। तो आज जो है हमारे पास जो इलाज है वो यही है कि हड्डियों के जैल की कमी का घरेलू इलाज। हड्डियों के जैल यानी जो उसे लुआब भी कहा जाता है, इसे गूदा भी कह देते हैं, पानी भी कह देते हैं, कि इसमें जो कमी हो जाती है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसके हवाले से हम जो है वो सुनेंगे घरेलू इलाज। इसको तवज्जो के साथ समाअत फरमाइए। बहुत से लोगों के साथ ये मामला है कि हड्डियों का जो उनका जो जैल होता है घुटनों का, तो उसमें कमी आ जाती है। और बादों के साथ ऐसा भी होता है कि जब नमाज़ पढ़ते हैं तो जब नमाज में झुकते हैं रुकू के लिए या सजदे के लिए जाते हैं तो घुटनों से कुछ आवाज़ आती है। तो इस तरह के मरीज़ भी मिलते रहते हैं, तो इनके लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा। तो ये जो जोड़ों के दर्द के हवाले से ये देखा है कि इस तरह के जो मरीज़ होते हैं उनको देखा है कि वो बरसों से जो है इसकी पेन की दवाइयाँ खा रहे होते हैं। और पिछली बार भी एक कॉल आई थी कि डॉक्टर ने कहा है कि ये किसी ने कह दिया होगा कि ये कभी इसका फ़ायदा नहीं होगा, बस ज़िंदगी भर दवाइयाँ इसकी खानी है। तो जो भी इस तरह के जो मरीज़ हैं जोड़ों के दर्द वगैरह के, तो अगर ये कुछ बातों को अपना लें, यानी जो इलाज करवाना है इसके हवाले से कुछ बातों को पेश नज़र रखें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इलाज के हवाले से जो है आसानी हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह हम घरेलू इलाज भी सुनते हैं। इससे पहले जो है ये इलाज के हवाले से कुछ एहतियातें जो हैं वो आप समाअत फरमाएं। सबसे पहले तो ये है कि जब इलाज करवाएं तो अल्लाह ताला से इसके लिए दुआ भी करते रहें। और नंबर 2 कि सब्र करें कि अल्लाह अज़्ज़ व जल जो करता है बेहतर करता है। इसी के साथ साथ जब इलाज करवाएं तो डॉक्टर की हिदायत पर जो है अमल किया जाए। डॉक्टर या जो भी तबीब हो आपका, इसमें जल्दबाजी ना की जाए। तो होता यह है कि आज 10 दिन वहाँ इलाज करवाया, 5 दिन वहाँ करवाया, 1 माह वहाँ इलाज करवाया, तो बिल आखिर जो है वो मुस्तकिल मिजाजी होती नहीं है, तो कहीं किसी नतीजे पर भी पहुँच नहीं पाते। इसी तरह से जो है किसी अच्छे तबीब से जो है इलाज करवाया जाए और साथ साथ जो परहेज़ बताया जाए उस पर भी अमल किया जाए और ऐसी ग़िज़ाओं को इस्तेमाल में लिया जाए कि जो उस मर्ज़ के लिए फ़ायदेमंद हो। तो जो जोड़ों के दर्द के जो मरीज़ हैं ये भी अगर परहेज़ करें कि जैसे बड़े का जो गोश्त होता है बिलखुसूस इससे बचें, और तेज़ ठंडा पानी, बादी अशिया और पकोड़े, समोसे, कोल्ड ड्रिंक, इस तरह की जो चीज़ें हैं इन चीज़ों से बचेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इलाज में जो है आसानी हो जाएगी। तो आइए हड्डियों के जेल, लुआब, गूदे की कमी का घरेलू इलाज समाअत फरमाइए। इसमें जो है 6 चीज़ें हैं। नंबर 1 गूदा घी कवार। घी कवार ये आप देख लीजिए
पिछले सिलसिले में भी हमने इसे दिखाया था। इसे एलोवेरा भी कहा जाता है और घी कवार भी कहा जाता है। तो ये गवार पट्टा भी इसे कहते हैं। तो इसकी हमने जो मिकदार लेनी है इसके गूदे की, इसको छीलने के बाद जो अंदर से गूदा निकलेगा उसकी मिकदार 125 ग्राम, तकरीबन आधा पाव आप कह लें। और दूसरी चीज़ जो इसके अंदर हमने शामिल करनी है वो है सिंगाड़ा। ये आमतौर से आप बाज़ार में देखेंगे, ठेलों पर भी आपको मिल जाएंगे काले काले से रंग के। तो ये जो है सिंगाड़ा खुश्क, इसकी जो मिकदार होगी 60 ग्राम। और तीसरी चीज़ जो हमने इसमें शामिल करनी है वो है अलसी। इसकी मिकदार भी 125 ग्राम, तकरीबन जो है आधा पाव के आसपास। ये छोटे छोटे बीज हैं, इसे अलसी कहा जाता है। और चौथी चीज़ जो हमने इसमें शामिल करनी है वो है गोंद फलाई। ये गोंद की एक शक्ल है, गोंद की एक किस्म है छोटी छोटी सी। तो इसकी जो हमने मिकदार इसमें शामिल करनी है वो तकरीबन जो है 60 ग्राम। और इसके बाद जो है एक बहुत ही अहम चीज़ इसमें शामिल होगी, उसकी मिकदार है 3 ग्राम और इसका नाम है ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान को आप देख लें कि ये आपको जो ज़ाफ़रान दिखाई जा रही है असल है। इसमें एक तो खुशबू बहुत, जैसे जो इसकी खुशबू होती है असल वो इसमें आती है। और दूसरा ये है कि ये जब आप इसको कुछ ज़बान पे चखेंगे तो इसमें तलख़ी महसूस होगी और कुछ कड़क होती हैं। बाद औक़ात देखा होगा वो जो भुट्टा जिसे कहा जाता है, मकई, तो इसके जो ऊपर के बाल होते हैं ये भी जो है बाद औक़ात ज़ाफ़रान की शक्ल में जो है दे दिए जाते हैं धोखा दही के साथ। तो इससे ये बचना है। असल ज़ाफ़रान को हमने इसमें शामिल करना है। इसकी मिकदार होगी 3 ग्राम। और आखिरी जो इसमें चीज़ है वो है शहद। शहद की मिकदार होगी 500 ग्राम, यानी कि आधा किलो। तो अब इसका तरीक़ाकार समाअत फरमा लीजिए। ये जो तमाम चीज़ें हैं इसको मैं एक मरतबा दोहरा देता हूँ। गूदा घी गवार 125 ग्राम, सिंगाड़ा खुश्क 60 ग्राम, अलसी जो है हमने लेनी है 125 ग्राम, गोंद फलाई 60 ग्राम और ज़ाफ़रान 3 ग्राम और शहद जो है 500 ग्राम। इसका तरीक़ाकार ये बहुत ही प्यारा जो है हड्डियों के लुआब के लिए, जैल के लिए, गूदे के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये इलाज है। इसको सबसे पहले जो है घी गवार को धोकर काट लें और छील कर इसका गूदा निकाल लें। सबसे पहले घी गवार को धोकर काट लें और छील कर इसका गूदा जो है वो निकाल लें। और इसे जो गूदा आप निकालेंगे इसको कुछ देर जो है पानी में भिगो दें। इसके बाद इसे जूसर मशीन में ग्राइंड कर लीजिए। जूसर में डालकर जिस तरह हम जूसर में दीगर चीज़ें जो है वो डालकर उसको ग्राइंड करते हैं, तो इसको आप ग्राइंड कर लेंगे तो ये पानी किसी शक्ल इख्तियार कर जाएगा गूदा। इसे एक बर्तन में निकाल के रख लें। इसके बाद जो है फिर ये दीगर जो चीज़ें थी, सिंगाड़ा, अलसी, गोंद फलाई और ज़ाफ़रान को अच्छी तरह बारीक पीस लें। सिंगाड़ा, अलसी और गोंद फलाई तो जहाँ से आप ख़रीद फरमाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वहीं से आपको ये पीस कर दिया जा सकता है। और जो ज़ाफ़रान होगी वो इसके साथ नहीं पीसेगी, बल्कि इसको अलग से जो है हम घर के अंदर एक खरल वगैरह जो होता है उसके अंदर इसको पीसा जाएगा। अब ये तमाम चीज़ें जो आपने पीस ली हैं, गूदा भी निकाल लिया है, इसको ग्राइंड भी कर लिया है। अब इसका तरीक़ाकार ये है कि आखिर में तमाम चीज़ें शहद में डाल लें और अंदाज़न 10 मिनट पकाएं और 10 मिनट बाद चूल्हे से उतार लीजिए। दवा ये तैयार है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये दवा जो है बनाने का अंदाज़ जो है आपको अर्ज़ किया, इस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह इसी के मुताबिक जब बनाएंगे तो बहुत आसानी से इंशाअल्लाह ये बन जाएगी। दौरानी इस्तेमाल का दौरानिया कब तक है? जी, वो भी अर्ज़ कर रहा हूँ इंशाअल्लाह। ये कि जब तक इसका जो आपका मसला है वो हल ना हो, इसको खाया जा सकता है। सही जी। और सुबह शाम जी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये माजून जो बनेगा, इससे माजून किसी शक्ल इख्तियार कर जाएगा तो ये हड्डियों के जेल लुआब, गूदा खुश्क हो जाने में फ़ायदेमंद है। जेल लुआब पैदा करके जोड़ों के दर्द में मुफीद है। हड्डियों की कमज़ोरी जो है ये भी दूर करके क़ुव्वत, ताकत और कैल्शियम पैदा करेगा। अच्छा। आसाब और पट्ठों को भी मजबूत करेगा। उठने बैठने में, घुटनों से आने वाली आवाज़ों में मुफीद है और इसे हर मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई इससे समझे कि ये बहुत ज़्यादा गर्म है, अच्छा, इसको सर्दियों में इस्तेमाल करना है, तो हर मौसम में अल्हम्दुलिल्लाह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नीज़ बच्चों, बड़ों, मर्दों,
औरतों सभी के लिए मुफीद है। अगर किसी बच्चे के दर्द हो या किसी बड़े के दर्द हो, कोई बूढ़ा हो, जवान हो, या कैल्शियम की कमी हो, तो इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा, हड्डियां मजबूत होंगी। इसकी जो मकदार है, सुबह शाम एक एक दरमियाना चम्मच पानी या दूध से लीजिए, मुद्दत ता हुसूल शिफा। जिन्हें शुगर हो तो वो अगर चाहें तो आम शहद के बजाय बेरी के शहद जो है वो तबीब के मशवरे से इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह बेरी का शहद जो है इतना मीठा नहीं होता है, और वो अगर चाहेंगे अपने तबीब से मशवरा कर लें तो इंशाल्लाह इससे जो है ये नुस्खा आपका माजून तैयार हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये खलील भाई जैसे बयान फरमा रहे हैं, ये भी इस्तेमाल करते रहे और कोई मरीज एलोपैथिक दवा भी, डॉक्टर की दवा भी इस्तेमाल करता रहे साथ, तो वो कैसा है? देखें, इसमें उमूमी तो जो मेरा अपना तजुर्बा रहा है उसमें यही रहा है कि खलील भाई इसमें ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे कि हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो ये बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हम हकीमी दवा इस्तेमाल कर रहे हैं या होम्योपैथिक दवा इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी दवा पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। हम वो कर रहे हैं, आपकी दवा खा रहे हैं, उस पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। ये सवाल होता है उनका। सही। तो उनको मैं ये जवाब देता हूँ कि मेरी दवा पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जो भी अपने तबीब या हकीम साहब या होम्योपैथिक डॉक्टर उनसे मशवरा कर लेंगे कि मेरी दवा से उनकी दवा पे तो असर नहीं पड़ेगा। तो अगर ऐसा कोई मामला तो नहीं होते, लेकिन डॉक्टर साहब तो मेरे ख्याल में कोई मुजायका नहीं, क्योंकि तो बेज़रर सी चीज है। हाँ, ये नेचुरल चीजें हैं, इनमें कोई नुकसान मतलब नहीं हो। मैं तो ये समझता हूँ ये नेचुरल है, लेकिन बात चीजें होती है ना जिसको हम अपनी जबान में इंटरएक्शन होती है ना, जो उसकी वजह से, क्योंकि हमारे ऊपर तो कोई नहीं फर्क पड़ने वाला। इसमें यह है कि ये जोड़ों के मरीजों को देखा है, क्योंकि जोड़ों के मर्ज जिनको हो जाते हैं ना, तो जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है या रूमेटॉइड है, इसके फिर ट्रीटमेंट डिफरेंट है। बिल्कुल। अब जिसके अंदर हड्डी का गैप ही खत्म हो गया, डिस्क ही खत्म हो गई, अब वो रीजनरेट यानी दोबारा से कैसे बने? तो अगर ये बना सकती तो बना दे। इसमें मुमकिन है, बन भी सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि नहीं बने। ये बता रहे हैं इसके अंदर जो है वो है लुआब बनाने के लिए, बेसिकली जो उसकी फ्रैक्शन है ना, उसको बेहतर करने के लिए साइनोवियल फ्लूइड। देखिए, ये मेरे हिसाब से तो ये अर्ली एज में इनको स्टार्ट कर देना चाहिए, जिनको प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। अभी जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे, इंशाल्लाह ये सारी अच्छा होगा। शहद है और ये सिंगाड़े हैं और ये गोंद है, इसमें ज़ाफ़रान है और ये एलोवेरा है, घी गवार जिसे कहा जाता है। तो ये सारी जो है यूं कह लेंगे ग़िज़ाएं हैं। सही। डाइट भी इसका एक मजमुआ है ये। और जोड़ों के दर्द वालों को देखा है कि वो आम तौर से जो है ना इसके सबब के इलाज की तरफ कम जाते हैं। कि जैसे मिसाल है, अगर वो दर्द हो रहा है, अगर जैसे अभी कॉल आई थी कि डॉक्टर ने उन्हें कहा है कि उनके जो है ना वो ये जेल कम हो गया, पानी कम हो गया। तो अब वो ऐसा मरीज चाहता है कि मुझे रातों रात कोई ऐसी दवा दी जाए, कोई ऐसी टैबलेट दी जाए कि मैं खाऊं और सुबह ठीक हो जाऊं। तो ऐसे मरीज होते हैं तो वो 4 दिन यहाँ इलाज करवाते हैं, 4 दिन वहाँ करवाते हैं। अगर उन्हें ये चीज़ें या कोई डॉक्टर अच्छा मशवरा देता है कि इसके सबब का इलाज करवाएं, जो गैप आया वो दूर हो, जेल की कमी है वो दूर हो, या और कोई सबब है, कोई नस दब गई है, या कोई डिस्क आगे पीछे हो गई है, तो वो बातदरीज इलाज से 4 महीने, 6 माह, 10 माह, 12 माह, 1 साल, तो वो उसका एक अपना कोर्स होता है। अरे डॉक्टर साहब, जायद वजन जिन लोगों का है, हकीम साहब भी बता देंगे इसमें, जिनका जायद वजन है, तो उसकी वजन जायद होने की वजह से भी घुटने डैमेज या वर्टिब्रे डैमेज हो सकते हैं, पूरे डैमेज। देखिए, वजन खलील भाई, आप भी किसी को मशवरा देते हैं कि आप अपना वजन भी कम करें? जी बिल्कुल। जिनको होता है जोड़ों का मसला, ये वजन ज़्यादा होना, ये तो जो है बहुत सारे यूं कह लें कि एक नए नए अमराज पैदा होने का सबब भी बनता है। और फिर वो जो मर्ज उसको बिलखुसूस उस वक्त लायक होता है तो उसके लिए जो अद्वियात दी जाती हैं तो उसमें वो रुकावट भी बनता है। डॉक्टर साहब, आप बता दें कि वजन जायद इसमें देखें, जैसे खलील भाई ने बताया कि वजन से खाली ज़्यादा होने से सिर्फ आपके जोड़ों पे ही नहीं, ओवरऑल सिस्टम पे असर पड़ता है, यानी कि मुख्तलिफ बीमारियों के मौजूद बन सकते हैं, जोड़ों में भी ठीक ठाक असर। क्योंकि पूरा वेट पड़ रहा है ना, आपका वजन पड़ रहा है। आप फर्ज करेंगे किसी का वजन जो है ना वो 120 पाउंड है या 120 किलो है। सब इतनी कॉलर्स कॉल कर रहे हैं, सबके घुटनों का ही दर्द आ रहा है, तो कोई तवज्जो देगा अपने वजन के ऊपर? बिल्कुल। देखें, यकीनन बहुत सारी कॉलें होंगी और बहुत सारे कॉलर कॉल्स भी बंदी चैनल के नाजरीन इंतजार में होंगे कि हमारी कॉल्स आएंगी तो हम उसका जवाब देंगे। जिन मदनी चैनल के नाज़रीन, लाज़िमी बात है, मुमकिन नहीं है हम सब कॉलों का जवाब दे पाएँ, हमारे पास टाइम बड़ा मखसूस होता है। जिनको घुटनों में तकलीफ़ है, बिलखुसूस घुटनों में जिनको तकलीफ़ है, तो अगर उनका वज़न ज़्यादा है तो वो उसको ख्याल कर लें कि वज़न को उसको कंट्रोल करें और वॉक करें,
जब ये 2 काम करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपका दर्द में कम से कम 50% कम हो जाएगा। और अपने तबीब से रब्ता कर लें, क्या पोजीशन है आपके घुटनों की, क्या पोजीशन है, वो बेहतर आपको गाइड कर पाएंगे। और उसी के हिसाब से जो फिजियोथेरेपी है वो उसके लिए जो गाइड करते हैं उसको आप फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अगर कोई बड़ा डैमेज आपके घुटने में नहीं हुआ होगा तो वो चीज़ कवर हो जाएगी। डॉक्टर साहब कुछ कॉल्स हैं, कॉल्स भी ले लेते हैं, अभी कॉल सुना दीजिए। मैं रावलपिंडी से बोल रहा हूँ, अकरम अवान मेरा नाम है। मेरा एक्सीडेंट हुआ था इस्लामाबाद में रमजान से 10 दिन पहले। मेरी टांग टूट गई थी। अब मेरा ये है, डॉक्टर ने कहा है कि आप 25% वजन डाल सकते हैं, प्लेटें डली के। मैंने फार्म से टेस्ट करवाया तो उन्होंने बताया कि आपकी हड्डी जो है वो कमजोर है। तो इसके लिए मैं क्या एहतियाती तदाबीर कर सकता हूँ? जज़ाकुमुल्लाह खैरा। दूसरी कॉल भी दे दीजिए। मैं सुई से बात कर रहा हूँ, बलूचिस्तान से, और मेरा नाम है अदब हुसैन अत्तारी। और मैं घुटने में दर्द होता है और नीचे के पट्टे के नीचे से, घुटने के ऊपर नहीं, नीचे जो पट्टा होता है उसमें दर्द होता है, घुटने के नीचे। डॉक्टर साहब से मेरा ये सवाल है कि इसका कोई मदनी क्लिनिक में माशाल्लाह ये चल रहा है लाइव, तो इसका भी इलाज अगर बताएं। इंशाअल्लाह। एक और कॉल दे दीजिए। मेरा नाम मलक मोहम्मद अकरम आवान है, मैं रावलपिंडी से बोल रहा हूँ। मेरा एक्सीडेंट रमजान से 10 दिन पहले हुआ था, मेरी टांग टूट गई थी। अब डॉक्टर ने कहा है कि आप 25% वजन डाल सकते हैं, आपकी हड्डी कमजोर है। क्योंकि मैंने टेस्ट करवाया है उसमें हड्डियां जो है मेरी वो वीक हैं। तो आप मेहरबानी फरमाकर इसका रूहानी इलाज भी बताएं। और मेरी जो बेटी है उसके भी हड्डियां जो है चारों जोड़ जो है हाथों के, घुटनों के और पाँव के, उनका डॉक्टर ने कहा है कि इसके 8 ऑपरेशन होंगे क्योंकि इसकी हाइट रुक गई है और हड्डियां इसकी भी वीक हैं। मेरा जो बेटा है उसके भी वो बाजू टूटा है, एक दफा हाथ टूटा है, हड्डियां वीक हैं। मेहरबानी फरमा कर इनका इलाज बताएं इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब पहले इन्हीं का केस ले लें आप। ऑस्टियोपीनिया फैमिली हिस्ट्री है बेसिकली, इनको पूरी की पूरी फैमिली इन्वॉल्व है। अल्लाह ताला इनको सेहत अता फरमाए, इनकी तकलीफ़ों को दूर फरमाए। देखें इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि खुराक, इनको विटामिन डी, कैल्शियम, हाँ बिल्कुल, डाइट अपनी जो है ना खाने पीने की वो बेहतर करें। ये हड्डी के मामला काफ़ी बेहतर हो जाए। बेटी के चारों जी हाथ पैर मुतासिर हैं। जी, उसमें ये है कि रोमेटोलॉजिस्ट जो भी हड्डी के डॉक्टर हैं यकीनन उन्होंने रब्ता भी किया होगा और उन्होंने कुछ एहतियातें बताई होंगी, कुछ डाइट पैटर्न भी यकीनन बताया होगा उन्होंने जो विटामिन D3 सप्लीमेंट भी दिया होगा, यकीनन जो कुछ भी दिया होगा वो सप्लीमेंट दिया होगा डी का। उसके बाद कैल्शियम सप्लीमेंट भी दिया होगा उन्होंने, पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट। सिर्फ उनको फॉलो करने की जरूरत है, तो इन्हें फॉलो कर लेना, बिल्कुल फॉलो करने की जरूरत है। ये क्योरेबल, ठीक होने वाली चीज है, ये नहीं कह सकते कि आप ये ठीक नहीं होगी। यंग एज के अंदर तो आप कवर कर सकते हैं ना, जब आप ओल्ड एज में चले जाते हैं ना फिर बड़ा मुश्किल काम है। डॉक्टर साहब ये खुद बता रहे थे इनका एक्सीडेंट हुआ, इनके प्लेट डली हुई है, हड्डियां कमजोर हैं, एज भी ज्यादा, अभी नहीं क्या करना है? देखें अभी एक्सीडेंट वाले में खाली दूसरी तीसरी कॉल है, 2 कॉल्स हो गई हैं और तकरीबन दोनों के एक ही प्रॉब्लम्स आए हैं। उसमें भी यही चीजें आएंगी कि इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जो बोन को मजबूत करते हैं। जो इनके ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं वो आप लिख के दे देंगे वो कौन से सप्लीमेंट होते हैं, वो बोन को मजबूत, हड्डियों को मजबूत करते हैं। वो आप जितने दिन वो कहें उतने दिन इस्तेमाल करें, सही, वो यकीनन फायदेमंद होते हैं। लेकिन थोड़ा सा सब्र आजमा पैटर्न होता है। देखें बंदी चैनल के नाज़रीन, आप कोई सा भी इलाज करवाएं, चाहे वो होम्योपैथिक कराएं, हकीमी कराएं या डॉक्टरी कराएं, एक तरीके से करवाएं, जो पैटर्न दिया जाता है उस पर अमल करें। जब आप उस पर अमल करेंगे तो आपको यकीनन फ़ायदा भी होगा। ये एक चीज़, एक्सीडेंट हो गया खुदा ना खास्ता आपका और आपकी टांग में कमज़ोरी आ गई है, तो ये ओवरनाइट एक दिन में नहीं ठीक होगी, इसको टाइम लगेगा। और इसको टाइम लगने के लिए इसके साथ आपको डॉक्टर के साथ बार बार मुलाकात करनी पड़ेगी, मतलब मिलना पड़ेगा उनसे। जब भी वो आपको कॉल करते हैं उनको करंट पोजीशन बतानी पड़ेगी, वो आपको यकीनन इसका मसले का हल निकल आएगा। ये क्योरेबल, ठीक होने वाली चीज़ें हैं, ये ठीक हो जाती हैं। हाँ, अगर खुदा ना खास्ता किसी बुजुर्ग इस्लामी भाई को ऐसी कोई तकलीफ होती है तो उसमें ज़रा सी डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन उसका तकलीफ को कम किया जा सकता है। डॉक्टर साहब एक कॉलर थे, उनका घुटने में दर्द था, वो नीचे आता है, उनके पिंडलियों में भी आता है। देखें अब घुटने के दर्द की सलमान में बहुत सारी कालें आ गई ना, तकरीबन चल रहा है अभी तक तो घुटने की ही तकलीफ हो रही है काफ़ी ज़्यादा। इनके घुटने से नीचे पिंडलियों में भी आ गया है,
देखिए बात वही है ना, वो रेडिएट कर रहा है ना, वो लाजिमी बात है कि वो इसलिए आ रहा है कि वो मसल्स, घुटने की तकलीफ की वजह से पिडली के मसल्स को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, स्पाज्म हो रहा है, स्पाज्म हो रहा है, वर्कलोड वहां बढ़ गया है ज्यादा, मतलब मसल्स को ज्यादा मेरे ख्याल से एक पे हो रहा है या दोनों पे हो रहा है ये भी नहीं पता। तो वो लोड ज्यादा बढ़ गया ना, मसला वही है सारा का सारा। अब इसमें तरीका वही है कि जो भी फिजियोथेरापिस्ट हैं उनके पास चले जाएं, उनसे मशवरा कर लें, वो कुछ एक्सरसाइज बताएंगे, 2 दिन 4 दिन 6 दिन आप जाएंगे, आप खुद सीख जाएंगे वो एक्सरसाइज। सिंपल एक्सरसाइज होती हैं, आसान एक्सरसाइज होती हैं, वो आप सीख जाएंगे तो वो आप घर में बैठ के वो एक्सरसाइज। डॉक्टर साहब जितने भी घुटने के मरीज हैं जिनको घुटने की प्रॉब्लम है, इनका वॉक करना फाइनली कैसा है, जिनका वजन ज्यादा भी है या कम भी है? देखिए डिपेंड करता है ना कि अगर घुटने की तकलीफ कोई एडवांस स्टेज के अंदर ना हो ना। सही। देखो फर्ज करें एडवांस स्टेज ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है किसी को, मतलब घुटना बिल्कुल ही वो कंप्लीट डैमेज है, तो वो तो पेशेंट खुद ही नहीं प्रॉब्लम होगी, उसको डिफिकल्टी होगी। हाँ अगर वो अर्ली स्टेज के अंदर है तो फिर वो आपको सूदमंद और फायदेमंद रहेगा। वॉक करना और वजन कम करना, ये दोनों चीजें घुटने के मर्ज जिनको है, जॉइंट की प्रॉब्लम, दोनों के लिए फायदेमंद है। घुटने, टखने और हिप जॉइंट तीनों के लिए, और मोहरों के लिए भी यकीनन फायदेमंद होगा। खलील भाई आप कुछ? अच्छा इसमें एक खलील भाई पिछला जो नुस्खा बताया था इसमें एक बात बोली थी, मैं भूल गया पूछना। आपने ज़ाफ़रान के हवाले से बात की थी कि वो मक्कई के जो होते हैं रेशे, उसको भी तो वो पहचानेंगे कैसे कि ये ओरिजिनल है या नहीं है? ये तो मुझे भी नहीं पहचानना, मुश्किल काम है ना। ये असल में इनकी फील्ड शहद है या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, अब वो जो इस तरह के लोग हैं कि जो इसको बनाने वाले हैं, जैसे धोखा देने वाले जो लोग होते हैं, तो वो यूँ कहना इस कदर अपने इसमें कामयाब होते हैं कि आमतौर से इसकी जो निशानियाँ होती हैं उस पर भी वो काम कर बैठे होते हैं। सही। तो वो कि जो निशानी बताई जाती है यूँ कहने उसका तोड़ बाद औक़ात निकाल लेता है। असल तो बात तो यही है कि ये तजर्बात की बुनियाद पर ही ऐसा होता है। लेकिन ये ज़ाफ़रान के हवाले से मैंने जैसे अर्ज़ किया था, एक तो इसकी खुशबू जो है ना वो इसकी अपनी ही होती है कि असल की खुशबू आप सूंघ लेंगे तो फिर नकल आप समझ में आएगा। दूसरा जो है इसके जो ये जो रेशे हैं ये कुछ सख्त होंगे तो ज़ाफ़रान के, और इसको जब मुंह में आप थोड़ा सा चखेंगे तो तलख़ी इसकी महसूस फरमाएंगे। जो कॉल थी कि हड्डियां जो हैं कमज़ोर हैं और इनके जैसे जो बच्चों की आए दिन जैसे पहले भी वो हड्डियां वगैरह जैसे वो उसमें तकलीफ़ हुई, तो ये अगर किसी का कोई भी ऐसा उज़ू है कि जिसके ज़ाया हो जाने का खौफ हो तो उसे चाहिए कि या मुहयी ये 7 बार पढ़कर जो है वो हड्डियों पर दम कर लें या उस उज़ू पर दम कर लें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फ़ायदा होगा। इसी तरह से या सलामो या सलामो या सलामो चलते फिरते पढ़ते रहें और 111 बार पढ़कर जो है हड्डियों पर दम भी कर लें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, इससे भी फ़ायदा होगा। और इनके जो दर्द है जैसे हड्डी में, तो ये या गनीयू या गनीयू या गनीयू इसका विर्द करते रहें, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फ़ायदा होगा। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा शदीद दर्द महसूस करें तो वहाँ पर जो है एक बार या मुगनी पढ़कर जो है हाथों पर दम करें और फिर उसके बाद इस हाथ को जो है दर्द की जगह पर फ़ायदा होगा, मलने से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सुकून मिलेगा। और अपने बच्चों के लिए और अपने लिए अगर आपसे हो सके तो दावत इस्लामी के मदनी काफ़िलों में जाकर जो है इसके मुसाफिर बनिए, मदनी काफ़िले के मुसाफिर बनिए 3 दिन के 12 दिन के। तो इसमें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जो है दुआएं कबूल होने के बेशुमार वाक़यात सुनने को मिलते हैं। अपने शहर में होने वाले दावत इस्लामी के हफ्तावारी इज्तिमा में हर जुमेरात को होने वाले मगरिब की नमाज के बाद ये इज्तिमा शुरू होता है। इसमें आप शिरकत फरमाएँ, सुन्नतें सीखें, उसमें दुआएं भी होती हैं अपने लिए अपने घर वालों के लिए, इसमें दुआएं भी करें। इसी तरह हर हफ्ते को ईशा की नमाज के फ़ौरन ही बाद तकरीबन जो है अल्हम्दुलिल्लाह शेख तरीक़त अमीर सुन्नत जो है मदनी मुज़ाकरा फरमाते हैं, इसमें सवालात के जवाबात देते हैं, उसमें भी आप शिरकत फरमाएँ। और उसमें दुआ भी होती है, उसमें अपने लिए दुआ भी करें, अपने घर वालों के लिए दुआ करें। जो बच्चे आपके बिलखुसूस हड्डियों के हवाले से मुतासिर हैं उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला आपको आपके बच्चों को सेहत दे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी उम्मत पर रहमत आम फरमाए, हमारे मरीज़ों पर रहमत की नज़र फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी ना भाई रसूले पाक की दुखियारी